आपका स्वागत है एआई एजुकेशन बोर्ड चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 पढ़ेंगे। अगर आप पिछली एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 विविधता की समझ स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करने से पहले जरा एक पल के लिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए सुबह उठते ही नाश्ते में सिर्फ उबले हुए आलू खाने को मिले। सिर्फ आलू? हाँ बिल्कुल। और दोपहर के खाने में भी सिर्फ आलू, रात में भी आलू। और तो और अलमारी खोलने पर सिर्फ 2 ही रंगों के कपड़े दिखे, लाल और सफेद। ये तो बड़ा ही नीरस सा लग रहा है ना? बाहर निकलने पर हर कोई बिल्कुल वही कपड़े पहने हुए हैं। सबके हाथ में एक ही तरह का टिफिन है और मनोरंजन के नाम पर मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खेल है, सांप और सीढ़ी, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो देखिए समाजशास्त्र के नजरिए से एक दुस्वप्न जैसा है। बिल्कुल, ये सोचकर ही घुटन सी महसूस होती है। लेकिन ये जो काल्पनिक दुनिया है ना, ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। हम अक्सर अपने आसपास की अलग-अलग भाषाओं, खान-पान और संस्कृतियों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। सही कहा। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि लोग एक दूसरे से अलग कैसे हैं। वो तो मतलब बहुत ही सतही बात हो जाएगी। जी। आज हम असल में इसके काम करने के तरीके को डिकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे भूगोल और इतिहास का टकराव हमारी संस्कृतियों को बनाता है। और सबसे अहम बात, हम उस बारीक लकीर को पहचानेंगे जहां कोई सांस्कृतिक भिन्नता बदलकर एक गैर बराबरी बन जाती है। बिल्कुल। और इसे जमीन पर लाने के लिए ना एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, वो 2 समीर वाली कहानी। ओ हाँ, दिल्ली के उस चौराहे वाली कहानी। जी। मान लीजिए चौराहे पर 2 लड़के हैं, दोनों का नाम समीर है। एक लड़का है जो साइकिल से गुजरता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों आती हैं और वो एक हिंदू परिवार से है। राइट। और जो दूसरा समीर है वो उसी चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता है। एकदम सही। वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, उसे सिर्फ हिंदी आती है, बहुत गरीब है और एक मुस्लिम परिवार से है। अब देखिए, 2 बच्चे, एक ही नाम, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। और आमतौर पर लोग इसे देखकर कह देते हैं कि वाह, यही तो भारत की विविधता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसे विविधता कहना एक बहुत बड़ी वैचारिक भूल है। मैं भी यही सोचती हूँ, क्योंकि यहाँ हम 2 अलग-अलग चीज़ों को मिला रहे हैं। समीर 1 का हिंदू होना और समीर 2 का मुस्लिम होना, ये तो विविधता है। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा है। भाषाओं का अलग होना भी विविधता है। लेकिन एक बच्चे का स्कूल में पढ़ना और दूसरे का गरीबी के कारण सड़क पर अखबार बेचना, ये विविधता नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये संसाधनों और अवसरों का अभाव है। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा है जहां एक को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और दूसरे को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इसे हम असमानता या गैर बराबरी कहते हैं। तो हम अक्सर समाज की इन गहरी खाइयों को विविधता का सुंदर सा नाम देकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। हाँ, जो कि बहुत गलत है। अगर ऐसा है तो मैं इसे शोध में दी गई जाति व्यवस्था से जोड़कर देखना चाहूंगी। मतलब क्या जाति व्यवस्था कोई विविधता थी जो समय के साथ बिगड़ गई, या फिर ये शुरुआत से ही एक सोची समझी असमानता थी? देखिए, ये शुरुआत से ही संसाधनों पर कब्जा करने का एक ढांचा थी। विविधता का काम समाज को समृद्ध बनाना होता है। लेकिन जाति व्यवस्था ने क्या किया? उसने काम के आधार पर समाज को ऐसे खानों में बांट दिया जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव था। मतलब अगर कोई कुम्हार के घर पैदा हुआ है तो वो सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। बिल्कुल, उसे शिक्षा लेने या व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके पीछे कोई सांस्कृतिक उत्सव नहीं था। इसके पीछे सत्ता और संपत्ति को कुछ खास हाथों में सीमित रखने की राजनीति थी। ये तो बहुत ही हिंसक गैर बराबरी है। तो फिर असली विविधता पैदा कैसे होती है? जब मैं इस पे सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये इंसानी माइग्रेशन यानी प्रवास और भूगोल का टकराव है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। इतिहास के ज़्यादातर हिस्से में जब हमारे पास इंटरनेट या हवाई जहाज़ नहीं थे, तब भूगोल ही इंसान की नियति तय करता था। हाँ, मतलब पहाड़ों और नदियों ने तय किया कि इंसान कहाँ जाएगा। जी, और जब लोग व्यापार के लिए या युद्ध से बचने के लिए नई जगहों पर गए, तो वे अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले गए, वे अपने विचार,
भाषा, संगीत और धर्म भी साथ ले गए। और फिर वहां के माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा होगा। बिल्कुल, और उसी टकराव से एक मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है। इसे समझने के लिए लद्दाख का उदाहरण लेना बहुत सही रहेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बसा लद्दाख हिमालय के बीच एक ठंडा रेगिस्तान है। हाँ, जहाँ बारिश ना के बराबर होती है और बर्फ ही बर्फ है। तो वहां इंसान जिंदा कैसे रहेगा? मतलब खेती तो वहां हो नहीं सकती। यही तो बात है। इसी कठोर भूगोल ने उन्हें बाहरी दुनिया से जुड़ने पर मजबूर कर दिया। पीने के पानी तक के लिए उन्हें गर्मियों में बर्फ पिघलने का इंतजार करना पड़ता है। तो उनका मुख्य सहारा है पशुपालन। वो खास तरह की बकरियां और याक पालते हैं ना? जी, और उन बकरियों से उन्हें सिर्फ दूध, मांस नहीं, बल्कि पश्मीना ऊन मिलती है। ओहो, पश्मीना ऊन। और सबसे रोचक बात यह है कि लद्दाखी लोग खुद इस ऊन से शॉल नहीं बुनते, वे इसे कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। और यही भूगोल इतिहास को जन्म देता है। लद्दाख को अपनी ऊन बेचने और अनाज खरीदने के लिए बाजार चाहिए था, इसलिए पहाड़ों के बीच खतरनाक रास्तों पर व्यापारिक मार्ग बने। मतलब जिन रास्तों से मध्य एशिया के काफिले तिब्बत पहुंचते थे। बिल्कुल, मसाले और रेशम ले जाते थे, और जहां से व्यापार गुजरता है वहां से विचार भी गुजरते हैं। इसी रास्ते से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। इसीलिए तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। जी, और सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं, करीब 400 साल पहले लद्दाख का परिचय इस्लाम धर्म से भी हुआ। आज वहां बौद्ध और मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में रहते हैं। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण वो तिब्बत का मौखिक महाकाव्य केसर सागा है। हाँ, है ना? एकदम सही। लद्दाख में स्थानीय मुसलमान और बौद्ध दोनों ही से गाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि भूगोल ने सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, एक मिश्रित समाज बना दिया। वाकई अद्भुत है। अब जरा इसके बिल्कुल विपरीत चलते हैं, सीधे दक्षिण की तरफ, केरल। हाँ, लद्दाख से एकदम अलग। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, गर्म और नमी वाली जलवायु। और ये जलवायु मसालों के लिए एकदम सही है। काली मिर्च, लौंग, इलायची। और प्राचीन काल में ये मसाले किसी खजाने से कम नहीं थे। अगर लद्दाख अपने सर्वाइवल के लिए व्यापार कर रहा था, तो केरल ने अपनी संपदा के लालच में दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। बिल्कुल, सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी वहां आए। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस करीब 2000 साल पहले वहां आए थे। और इब्न बतूता भी आए थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के बारे में लिखा, और फिर वास्को डी गामा। जी। और जब ये व्यापारी आए तो कई लोग वहीं बस गए। आज केरला में आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और बौद्ध सब मिलेंगे। लेकिन मुझे केरल के बारे में एक चीज बहुत हैरान करती है, वो मछली पकड़ने वाले जाल। चीना वाला की बात कर रही हैं आप? हाँ। वो बिल्कुल चीन में इस्तेमाल होने वाले जालों की हूबहू नकल है। और खाना तलने वाले बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं। देखिए, ये तकनीक और संस्कृति के सफर का पक्का सबूत है। जो चीन शब्द है वो स्पष्ट रूप से चीनी व्यापारियों के असर को दिखाता है। तो अगर हम लद्दाख और केरला को साथ रखकर देखें तो भूगोल तय करता है कि हम क्या उगाएंगे, ऊन या मसाले, लेकिन इतिहास तय करता है कि हम किन बाहरी लोगों के संपर्क में आएंगे। एकदम सही निष्कर्ष है ये। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा शैतान का वकील या डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। जी, पूछिए। हमने अनेकता में एकता का नारा बहुत सुना है। स्वतंत्रता संग्राम में सबने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हीं धार्मिक खाइयों का इस्तेमाल करके हमें बांटा भी तो था, जिसका नतीजा विभाजन हुआ। तो क्या ये एकता सच में प्राकृतिक है या बस एक राजनीतिक नैरेटिव था? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। इसे किसी जादू की छड़ी की तरह देखना गलती होगी। अंग्रेजों की रणनीति बहुत स्पष्ट थी, जहां दरार दिखे वहां कील ठोक दो। और वो काफी हद तक सफल भी रहे। हाँ, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक सामूहिक चेतना का भी उदय हुआ। लोगों ने समझ लिया था कि अगर वे बटे रहे तो गुलाम ही रहेंगे। तो ये एकता एक रणनीतिक जरूरत भी थी? बिल्कुल। जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख लीजिए। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवा दी। मरने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। उस भयानक घटना के बाद जो गीत गाया गया था, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हाँ, हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली। ये गीत सिर्फ एक शोक गीत नहीं था, ये एक घोषणा पत्र था कि हमारा खून एक ही रंग का है। ये बात जवाहरलाल नेहरू की किताब भारत की खोज की याद दिलाती है। उन्होंने लिखा था कि ये एकता बाहर से थोपी नहीं गई है,
लेकिन आपकी बात सुनकर लगता है कि वो खुद इस एकता के आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे थे। जी, एक नए आजाद देश को एक साथ रखने के लिए इस विचार को गढ़ना और प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी था। आप हर किसी को सिर्फ आलू खाने पर मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल, और यही विचार रविंद्रनाथ टैगोर के रचे राष्ट्रगान में भी झलकता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये असल में भारत के भूगोल और अलग-अलग हिस्सों का ही गान है। एकदम सही। और इस चर्चा का सार भी यही है कि विविधता सदियों के व्यापार, प्रवास और भूगोल का ताना बाना है। ये चर्चा वाकई नजरिया बदल देती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बेचैन करने वाला सवाल आ रहा है। वो क्या है? हमने देखा कि इतिहास में भौगोलिक दूरियों की वजह से संस्कृतियों को अपना अलग रंग लेने का समय मिला। लेकिन आज हम डिजिटल युग में हैं। इंटरनेट ने दूरियां मिटा दी हैं। जी, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। तो क्या हम सच में एक ग्लोबल विविधता बना रहे हैं, या फिर हम वापस उसी नीरस काल्पनिक दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां अंत में हर कोई एक ही जैसा ब्रांड पहन रहा है और एक ही तरह का आलू खा रहा है? देखिए, ये समाजशास्त्र का अगला सबसे बड़ा सवाल है। क्या अत्यधिक कनेक्टिविटी हमें एक वैश्विक मोनोकल्चर की तरफ ले जा रही है? और यही वो सवाल है जो विचार करने लायक है। खुद के आसपास देखिए और सोचिए कि क्या आपकी पसंद सच में आपकी है, या हम सब एक ही रंग में रंगते जा रहे हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। दूसरा अध्याय है। अध्याय का नाम है विविधता एवं भेदभाव। हाँ, और मतलब इसे सिर्फ स्कूल की एक किताब समझकर छोड़ना बहुत आसान है। लेकिन जब हम इसके मूल विचारों का विश्लेषण करते हैं ना, तो ये समाज के काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत ही प्रामाणिक नजरिया देती है। सही कहा आपने। ये कोई साधारण किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और भेदभाव की गहरी जड़ों को सामने लाता है। बिल्कुल। तो शुरुआत एक बहुत ही कमाल के फैक्ट से करते हैं। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां दुनिया के 8 मुख्य धर्म एक साथ रहते हों। भारत की बात कर रहे हैं आप? जी, जहां 1600 से ज्यादा भाषाएं मातृभाषा के रूप में बोली जाती हों और 100 से भी अधिक तरह के नृत्यों की परंपरा हो। सुनने में ये बहुत अद्भुत लगता है ना? हाँ, ये विविधता का एक बहुत ही अद्भुत पैमाना है। इतनी बड़ी विविधता तो सच में जश्न मनाने का कारण होनी चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, मतलब इतनी समृद्ध विविधता हमेशा खुशी का कारण नहीं बनती। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो उन लोगों के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है जो उसके जैसे दिखते हैं या उसके जैसे कपड़े पहनते हैं। हाँ, और जो लोग अलग होते हैं ना, उन्हें अक्सर अजीब या अपरिचित मान लिया जाता है। और यहीं से एक मनोवैज्ञानिक जाल बुनना शुरू होता है। मनोवैज्ञानिक जाल? मतलब आप पूर्वाग्रह की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। जब ये अपरिचित लगने की भावना अज्ञानता के साथ मिल जाती है, तो समाज में दरारें पैदा होने लगती हैं, और यहीं से पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस का जन्म होता है। तो ये पूर्वाग्रह असल में है क्या, अगर आसान शब्दों में समझे तो? देखिए, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई नकारात्मक राय बना लेते हैं ना, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब बिना सच्चाई जाने बस एक धारणा बना लेना। अच्छा, जैसे किताब में वो भाषाओं वाला उदाहरण दिया है। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है वो। जैसे मान लीजिए कोई ये तय कर ले कि अंग्रेजी ही दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है और बाकी सभी भाषाएं नकारात्मक हैं या दोयम दर्जे की हैं। हाँ। तो इसका नतीजा ये होगा कि वो इंसान अनजाने में उन सभी लोगों का अनादर करेगा जो अंग्रेजी नहीं बोलते, है ना? बिल्कुल। वो सिर्फ एक भाषा के आधार पर दूसरों को कमतर आंकने लगेगा। सही है। और ये पूर्वाग्रह सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। हाँ, स्रोत में ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में भी बहुत दिलचस्प बातें हैं। मतलब ग्रामीण लोगों के प्रति अक्सर ये धारणा होती है कि वे अज्ञानी हैं। और ये भी कि वो आधुनिक तकनीक पसंद नहीं करते, या फिर ये मान लेना कि वे सिर्फ खेतों में 12-14 घंटे काम करने वाले लोग हैं। और शहरी लोगों के लिए भी जो धारणाएं हैं, जैसे ये सोचना कि शहर का जीवन बहुत आसान होता है, शहर के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि शहरी लोगों को सिर्फ पैसे की चिंता होती है, परिवार की नहीं। एक बात बताइए, क्या ये पूर्वाग्रह हमारे दिमाग द्वारा समय बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई शॉर्टकट है? मतलब जो शायद गलत दिशा में चला गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि ना हम बिना पूरी सच्चाई जाने लोगों को तुरंत आलसी या अज्ञानी वाले बॉक्स में डाल देते हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि एक तरह की दिमागी प्रवृत्ति है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है।
ये पूर्वाग्रह लोगों के धर्म, उनकी त्वचा के रंग या उनके क्षेत्र को लेकर भी हो सकता है। यहाँ तक कि उनके कपड़े पहनने के तरीके को लेकर भी, है ना? बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अक्सर अच्छे दोस्त बनाने से चूक जाते हैं और कई बार तो अनजाने में दूसरों को गहरी ठेस भी पहुंचा देते हैं। सही बात है। लेकिन जब ये पूर्वाग्रह मतलब किसी पूरे समूह के लिए एक पक्की और न बदलने वाली छवि बन जाता है, तब क्या होता है? तब वो रूढ़िबद्ध धारणा बन जाता है, जिसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। मतलब एक ऐसा सख्त खांचा जिसे समाज ने बना दिया है। हाँ, और इसका सबसे साफ उदाहरण तो हमें जेंडर के मामले में दिखता है। बिल्कुल दिखता है। बचपन से ही समाज लड़कों और लड़कियों को अलग अलग सांचों में ढालना शुरू कर देता है। मतलब लड़कियों के लिए मान लिया जाता है कि वो कोमल हैं, सुशील हैं और जल्दी रोने वाली होती हैं। और लड़कों के लिए सबसे आम धारणा क्या है? लड़के रोते नहीं हैं। हाँ, ये तो हम सबने सुना है। बचपन में अगर किसी लड़के को चोट भी लग जाए तो उसे ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि रोना तो कमजोरी की निशानी है। और इसका असर पता है क्या होता है? बड़े होकर वो लड़का अपना दर्द छुपाना सीख जाते हैं। उन्हें लगता है कि भावनाएं दिखाना गलत है। ये तो बहुत नुकसानदायक है। और स्रोत में खास जरूरतों वाले बच्चों का भी जिक्र है। ये भी तो रूढ़िबद्ध धारणाओं का शिकार होते हैं ना? जी हाँ, जिन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, अब उनके लिए ये नया शब्द इस्तेमाल होता है, खास जरूरतों वाले बच्चे, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। पर क्या सिर्फ शब्द बदलने से धारणाएं बदल जाती हैं? दुर्भाग्य से नहीं। इन बच्चों को आज भी समाज की उसी रूढ़िबद्ध सोच का सामना करना पड़ता है। लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे, अरे मेरी टांगे डगमगाती हैं, इस तरह की बातें कहकर। बिल्कुल। या फिर लोग बिना सोचे मान लेते हैं कि चूंकि उनके शरीर में कोई चुनौती है तो उनका दिमाग भी सही नहीं होगा। ये तो ऐसा है जैसे रूढ़िबद्ध धारणा एक बहुत ही खराब चश्मे की तरह काम कर रही हो। खराब चश्मा? मैं समझी नहीं। मतलब एक ऐसा चश्मा जो हर इंसान की व्यक्तिगत खासियत को ही धुंधला कर देता है। वो हमें ये देखने ही नहीं देता कि हर व्यक्ति में अपने कुछ खास गुण और अपनी क्षमताएं हो सकती हैं। बहुत खूब। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं सच में बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। और ये धारणा लोगों को वो काम करने से रोकती है जिनमें वो शायद बहुत काबिल हों। जैसे ये सोचना कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। वहीं से भेदभाव जन्म लेता है। जी, वहीं से असमानता और भेदभाव की शुरुआत होती है, जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए उसे किसी खास कुएं या हैंडपंप से पानी ना लेने दें, या फिर एक ही कप में चाय ना पीने दें। बिल्कुल। और ये भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। धर्म के कारण, रीति रिवाज के कारण, या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि यानी गरीबी के कारण। इसी संदर्भ में ना एक शब्द आता है, दलित। इस विमर्श को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, दलित शब्द का अर्थ ही है दबाया गया या कुचला गया। और ये वो शब्द है जो तथाकथित निचली जातियों के लोग अपनी पहचान के लिए, मतलब अछूत शब्द के स्थान पर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। सही कहा। और सरकार इन्हें अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। इसी भेदभाव को गहराई से समझने के लिए स्रोत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बचपन की एक बहुत ही मार्मिक कहानी दी गई है। वो महाराष्ट्र के कोरेगांव वाली घटना है ना? जी, आप उस घटना के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल। ये घटना तब की है जब डॉक्टर अम्बेडकर रेलवे स्टेशन पर थे। जब स्टेशन मास्टर को पता चला कि वो महार हैं, जिसे उस समय अछूत जाति माना जाता था, तो मास्टर का व्यवहार अचानक एकदम से बदल गया। और वो व्यवहार सिर्फ स्टेशन मास्टर तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास पैसे थे, पर पैसे होने के बावजूद कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार ही नहीं था। क्योंकि वे अछूत बच्चों को बिठाकर खुद को गंदा नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दुगना किराया देने की पेशकश भी की, फिर भी कोई काम नहीं आया। मतलब ये घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पैसा हर जगह समानता नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। उन बैलगाड़ी वालों ने आर्थिक लाभ यानी दुगने किराए के ऊपर अपने सामाजिक पूर्वाग्रह को चुना। ये दिखाता है कि भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी और तर्कहीन होती हैं। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भेदभाव सिर्फ सुविधाओं से वंचित करना नहीं है, ये इंसान के आत्मसम्मान और उसकी गरिमा पर सीधा प्रहार है। गरिमा यानी डिग्निटी। सदियों के इस भेदभाव का उत्तर क्या था फिर? इसका उत्तर था समानता के लिए एक लंबा संघर्ष। हमें ये समझना होगा कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। मतलब ये लड़ाई समाज के अंदर मौजूद असमानता के खिलाफ भी थी। जी,
दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन की गैर बराबरी के खिलाफ एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी। जैसे दलितों ने मंदिरों में प्रवेश के लिए संघर्ष किया, है ना? बिल्कुल। और महिलाओं ने पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार मांगा, किसानों ने जमींदारों के चंगुल से आजादी मांगी। और इन्हीं संघर्षों का परिणाम था हमारे संविधान का निर्माण। भारत के संविधान के लेखकों ने, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर प्रमुख थे, ये सुनिश्चित किया कि नए भारत में इस तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह न हो। हाँ, और इसके लिए कुछ बहुत ही कड़े संवैधानिक प्रावधान किए गए, जैसे छुआछूत को एक अपराध माना गया और उसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया, यानी सेक्युलर स्टेट। बिल्कुल। इसका मतलब है कि लोग बिना किसी भेदभाव के अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और अगर हम संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल को पढ़ें तो उसमें भी स्पष्ट रूप से सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर देने की बात कही गई है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पर एक बात मेरे दिमाग में आती है, संविधान ने कानूनी रूप से समानता तो दे दी, पर क्या हमारे समाज ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वीकार कर लिया है? ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है। देखिए, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, वो नियम तय करता है, लेकिन समानता एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। मतलब ये अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं आ जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए समाज की सोच को बदलना पड़ता है। तो आज हमने सच में एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारत की विशाल विविधता से शुरू करके हमने देखा कि पूर्वाग्रह कैसे जन्म लेते हैं और कैसे रूढ़िबद्ध धारणाएं समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वो मार्मिक अनुभव हमें सिखाता है कि भेदभाव इंसान को कैसे तोड़ता है। हाँ, और अंततः भारतीय संविधान द्वारा स्थापित समानता के आदर्शों तक हम पहुंचे। तो ये बात एकदम साफ है कि असली समझ सिर्फ तथ्यों को रटने में नहीं है, बल्कि समाज की इन जटिल परतों को पहचानने में है। बिल्कुल सही कहा। तो चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जो मैं छोड़कर जाना चाहता हूं, संविधान ने दशकों पहले कागज पर छुआछूत और भेदभाव को खत्म कर दिया था, लेकिन समानता आज भी एक निरंतर संघर्ष क्यों बनी हुई है? सोचने वाली बात है। क्या हमारी रोजमर्रा की बातचीत, हमारे द्वारा किए जाने वाले वो छोटे-मोटे मजाक और हमारी अनकही धारणाएं, क्या ये सब आज भी इस आधुनिक समाज में भेदभाव के बीच कुछ चुपचाप जिंदा रखे हुए हैं? ये सच में हमें अपने ही व्यवहार का आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अब हम चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है, स्टार्ट करते हैं। इस गहन चर्चा को शुरू करने से पहले अक्सर एक बहुत ही आम सा सवाल जहन में आता है, जैसे कि क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि जब हमारे घर के बाहर की सड़क टूट जाती है तो हम खुद उसे ठीक करने क्यों नहीं जाते? हाँ, जाहिर सी बात है, हम खुद गिट्टी या सीमेंट लेकर तो नहीं निकलते। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए बाजार में प्याज के दाम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वो दाम अपने आप सामान्य भी कैसे हो जाते हैं। अक्सर लोग इंतजार करते हैं कि एक बहुत बड़ी एक अदृश्य सी मशीनरी, जिसे सरकार कहा जाता है, वो आकर इन समस्याओं को सुलझाएगी। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन इसी मशीनरी के पुर्जों को खोलकर देखना है। जी, और ये देखना है कि ये वास्तव में काम कैसे करती है, क्योंकि सच कहूं तो ये अदृश्य मशीनरी हमारे जीवन के हर एक पहलू को छूती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी समाज या देश में रहते हैं ना, तो एक व्यवस्था की बहुत सख्त जरूरत होती है। मतलब बिना नियम के तो सिर्फ अराजकता ही होगी। बिल्कुल सही कहा। अगर कोई नियम ना हो, कोई दिशा निर्देश ना हो, तो चारों ओर केवल अव्यवस्था होगी। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि समाज एकदम सुचारू रूप से चले, कुछ सामूहिक निर्णय लेने पड़ते हैं। बस यहीं पर सरकार की भूमिका शुरू हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो लोगों को कंट्रोल करती है? नहीं, सरकार का काम केवल एक ट्रैफिक पुलिस की तरह लोगों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि वो उस पूरी सड़क का और उस पूरी व्यवस्था का निर्माण भी करती है। अरे वाह, मतलब ये एक निर्माणकारी संस्था भी है। जी हाँ। अगर हम रोजमर्रा के अखबारों की सुर्खियों पर ही नजर डालें तो हमें सरकार के काम का एक बड़ा दायरा समझ में आ जाता है। जैसे कि कभी खबर होती है कि सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। हाँ, ये बहुत आम खबर है। और कभी खबर होती है कि प्याज के दाम तय कर दिए गए हैं ताकि वो आम जनता की पहुंच से बाहर ना हो जाए। यहाँ तक कि
15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करने का जो निर्णय है ना, जी वो भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। बिल्कुल। और इन बुनियादी जरूरतों के अलावा भी सरकार कुछ बहुत ही विशाल और जटिल संस्थाओं का संचालन करती है। उदाहरण के लिए पूरे देश में डाक सेवाएं पहुंचाना, या फिर भारतीय रेल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन प्रणालियों को चलाना। अच्छा, तो रेलवे और पोस्टल सेवाएं भी पूरी तरह इसी के अंडर आती हैं? जी बिल्कुल। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम जैसी महत्वपूर्ण ऊर्जा और संसाधन से जुड़ी संस्थाओं का प्रबंधन भी सरकार ही देखती है। मतलब ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। हाँ, और इतना ही नहीं, जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है या दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात होती है, तो ये जिम्मेदारी भी सरकार के ही कंधे पर होती है। सही बात है। और एक और महत्वपूर्ण काम है ये सुनिश्चित करना कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। और मुझे लगता है कि जब स्थितियां सामान्य नहीं होती ना, तब तो इनकी भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। आप प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रही हैं ना? जी हाँ। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे मान लीजिए कोई भयंकर भूकंप आ जाए या सुनामी लहरें तटों से टकराएं, तो ऐसे मुश्किल समय में मुख्य रूप से सरकार ही आगे आती है। बिल्कुल, वही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो विद्यार्थियों को थोड़ी हैरान कर सकती है। जब कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है, तो लोग न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? जाहिर है, अदालतों में जाते हैं। हाँ, और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना आवश्यक है। वो क्या? अक्सर लोगों को लगता है कि न्यायालय और सरकार दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सरकार केवल नेता और मंत्री हैं जो कानून बनाते हैं, और न्यायालय उन्हें टोकने वाली कोई बाहरी संस्था है। हाँ, आमतौर पे तो यही धारणा होती है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और अन्य सभी अदालतें भी सरकार का ही एक अभिन्न अंग हैं। रुको, ये समझना बहुत दिलचस्प है। मतलब जिस व्यवस्था के खिलाफ हम कभी-कभी शिकायत दर्ज कराते हैं, वो न्यायपालिका भी उसी व्यापक सरकारी तंत्र का ही हिस्सा है। जी बिल्कुल। न्याय व्यवस्था सरकार का ही एक रूप है जो समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। अब अगर हम इस पूरे तंत्र के आकार की कल्पना करें, तो भारत जैसा देश बहुत ही विशाल है। मतलब यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ, विविधता बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। भौगोलिक विविधता इतनी है कि कहीं पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान। तो इतने बड़े देश में दिल्ली में बैठा कोई एक व्यक्ति या एक संस्था पूरे देश का प्रशासन कैसे चला सकती है? सच कहूं तो एक ही स्थान से इतने विशाल देश का संचालन करना व्यवहारिक रूप से असंभव है, और इसीलिए इस पूरी व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसे हम सरकार के स्तर या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं ना। बिल्कुल सही। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को मुख्य रूप से 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। तो अगर हम इसे बिल्कुल जमीनी स्तर से समझना शुरू करें, तो स्थानीय स्तर यानी कि लोकल लेवल, ये हमारे बिल्कुल आसपास की सरकार है। मतलब हमारे गांव, हमारे शहर या हमारे मोहल्ले की सरकार। जी, एकदम सही उदाहरण है। मान लीजिए कि गांव में एक सार्वजनिक कुएं के लिए जगह तय करनी है, या फिर पटना शहर में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क कहाँ बनाया जाए, ये निर्णय लेना है। तो क्या इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा? जाहिर है नहीं, प्रधानमंत्री ये सब नहीं देखेंगे। बिल्कुल, ये काम स्थानीय स्तर की सरकार का है। हाँ, और जब हम इससे एक कदम ऊपर उठते हैं तो आता है राज्य स्तर, जिसे स्टेट लेवल कहते हैं। इसका सीधा संबंध एक पूरे राज्य की भौगोलिक सीमाओं और उसकी विशिष्ट जरूरतों से होता है। मतलब हर राज्य की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हरियाणा सरकार ये निर्णय लेती है कि राज्य के सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, या मान लीजिए पश्चिम बंगाल सरकार ये तय करती है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी। अच्छा, तो ये नियम सिर्फ वहीं लागू होंगे? जी हाँ, ये निर्णय केवल उन्हीं राज्यों की सीमाओं के भीतर लागू होंगे। मतलब असम की सरकार के निर्णय हरियाणा में लागू नहीं हो सकते। समझ गई। और फिर सबसे ऊपर आता है राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल। इसका सीधा संबंध पूरे देश से होता है। बिल्कुल। मतलब जो विषय पूरे राष्ट्र को एक समान रूप से प्रभावित करते हैं ना, वे राष्ट्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे अगर डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक कोई नई रेल सेवा शुरू करनी हो, तो ये 2 राज्यों का नहीं बल्कि पूरे देश के परिवहन का मामला है। एकदम सटीक उदाहरण है।
या फिर मान लीजिए 1,000 रुपए का नया नोट छापना हो या बंद करना हो, तो ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था का विषय है। इसी तरह अगर भारत को रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सरकार ही करेगी। जी, और इन स्तरों और उनकी सीमाओं को समझने के लिए ना प्रशासनिक मानचित्रों का अध्ययन करना बहुत लाभदायक होता है। वो कैसे? क्योंकि देश का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। प्रशासनिक सुविधा और जनता की मांगों के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम स्रोत में दिए गए हाल के वर्षों के मानचित्रों को देखें तो दो बहुत बड़े बदलाव नजर आते हैं। अच्छा, कौन से बदलाव? पहला ये कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिंदु है। और एक और बड़ा बदलाव जो पूरे देश ने देखा वो था 31 अक्टूबर 2019 को। जी बिल्कुल। इस तारीख से जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। सही कहा। ये बदलाव स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की सरकार के पास ये अधिकार है कि वो प्रशासनिक सुगमता के लिए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सके। तो अब तक हमने ये समझा कि सरकार क्या-क्या काम करती है और वो अलग-अलग स्तरों पर कैसे काम करती है, लेकिन ये सब करने के लिए मतलब लोगों से काम करवाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। हाँ, और ये व्यवस्था चलती है नियमों से, जिन्हें हम कानून कहते हैं। सरकार के पास केवल कानून बनाने की ताकत नहीं है, बल्कि उन कानूनों को लागू करवाने की, यानी कि लोगों को उन्हें मानने के लिए बाध्य करने की ताकत भी है। इससे एक बहुत ही रोज़मर्रा के उदाहरण से समझा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ये एक कानून है। बिल्कुल। सरकार सिर्फ ये कहकर नहीं छोड़ देती कि कृपया अपना लाइसेंस बनवा ले। नियम स्पष्ट है, अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ सकती है या भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाँ, ये सरकार की दंडात्मक शक्ति को दर्शाता है। अगर ये शक्ति न हो तो लिए गए निर्णयों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ एक संतुलन का सवाल भी उठता है। मतलब क्या सरकार की ये शक्ति निरंकुश या असीमित है? क्या हो अगर किसी नागरिक को ये लगे कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, या मान लीजिए कोई कानून उसी के खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण उसे किसी विशेष नौकरी में नहीं लिया गया, तो ये तो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। ऐसे में एक नागरिक क्या कर सकता है? क्या वो बेबस है? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में नागरिक के पास ये पूरा अधिकार है कि वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। वो अदालत में जाकर दावा कर सकता है कि कानून का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। और फिर न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय पूरी स्थिति का विश्लेषण करेगा और फिर सरकार को या उस संस्था को आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। इससे साबित होता है कि सरकार भी न्याय व्यवस्था के अधीन है। तो मतलब सरकार कानून बनाती है, लागू करती है और न्यायालय उन पर नजर रखता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा में ना एक बुनियादी सवाल अभी भी छूट रहा है। सरकार को निर्णय लेने और कानून लागू करवाने की ये जो प्रचंड शक्ति है, ये आखिर देता कौन है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश में सरकार का स्वरूप कैसा है, मतलब वहाँ किस प्रकार की सरकार शासन कर रही है। मुख्य रूप से इसे 2 अलग-अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से समझा जा सकता है। अच्छा। पहला प्रकार है लोकतंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें तो सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार को ये शक्ति देश के लोग ही देते हैं। जी बिल्कुल। और ये कैसे होता है? लोग चुनावों में भाग लेते हैं। हाँ। और अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार जब ये प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं ना, तो वो मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। सही कहा। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। मतलब उन्हें जवाब देना पड़ता है। जी हाँ, उसे अपने द्वारा लिए गए निर्णयों का पूरा आधार जनता को बताना होता है। उसे सफाई देनी होती है कि उसने कोई विशेष नीति क्यों लागू की। जनता सवाल पूछ सकती है। मतलब जवाबदेही पूरी होती है। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत एक दूसरी व्यवस्था होती है जिसे राजतंत्र या मोनार्की कहा जाता है।
इसमें क्या होता है? राजतंत्रीय सरकार में निर्णय लेने और सरकार चलाने की पूरी जो शक्ति है ना, वो किसी एक राजा या रानी के हाथों में केंद्रित होती है। अच्छा, सारा पावर एक ही व्यक्ति के पास। हाँ, राजा के पास कुछ गिने चुने सलाहकारों का एक छोटा सा समूह हो सकता है जिनसे वो चर्चा कर सकता है, लेकिन जब अंतिम निर्णय लेने की बारी आती है ना, तो वो शक्ति पूरी तरह से केवल राजा या रानी के पास ही रहती है। यानी लोकतंत्र और राजतंत्र में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है जवाबदेही का। बिल्कुल सही पकड़े आप। राजतंत्र में राजा या रानी को न तो अपने निर्णयों का आधार बताना पड़ता है और न ही उन्हें जनता के सामने किसी प्रकार की सफाई देनी पड़ती है। जो उन्होंने कह दिया बस वही कानून है। जी, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, भारत एक बहुत बड़ा और सफल लोकतांत्रिक देश है। हम अक्सर इस व्यवस्था को बहुत ही सामान्य मान लेते हैं, जैसे कि ये हमेशा से ऐसी ही थी। हाँ, हमें लगता है कि ये तो हमेशा से था। लेकिन ऐसा है नहीं। भारत और दुनिया के कई अन्य देशों में लोगों ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक बहुत लंबा और अत्यंत कठिन संघर्ष किया है। ये शक्ति किसी ने उपहार में नहीं दी है। सच में आज के समय में जब हम लोकतंत्र शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से होता है। जी, क्योंकि एक विशाल आबादी वाले देश में ये तो संभव नहीं है कि हर एक निर्णय लेने के लिए करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठे हों। बिल्कुल अव्यवहारिक है वो तो। इसलिए लोग सीधे तौर पर शासन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इसके बजाय वे एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर ये सारे चुने हुए प्रतिनिधि एक साथ मिलते हैं और पूरी जनता की तरफ से निर्णय लेते हैं। हाँ, और यहाँ एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे अनिवार्य शर्त आती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इसका मतलब देश के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। बिल्कुल, इसका सीधा सा अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को, चाहे उनका धर्म, जाति, शिक्षा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। आज कोई भी सरकार खुद को लोकतांत्रिक तब तक नहीं कह सकती जब तक वो ये अधिकार ना दे। लेकिन इतिहास बहुत ही हैरान करने वाला रहा है। मतलब ये जानकर वाकई धक्का लगता है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। जी, बिल्कुल नहीं था। एक समय ऐसा था जब खुद को लोकतांत्रिक कहने वाली सरकारें भी चुनाव में औरतों और गरीबों को भाग लेने की अनुमति बिल्कुल नहीं देती थी। व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि शुरुआती दौर में केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति हुआ करती थी। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें सभी महिलाएं, गरीब लोग और वे लोग जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई, उन्हें वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं था। ये तो बहुत अन्यायपूर्ण था। जरा सोचिए, पूरा देश कैसे चलता था। सारे नियम कानून केवल उन चंद गिने चुने संपन्न पुरुषों के निर्णयों के सहारे चलते थे। समाज का बहुसंख्यक वर्ग पूरी तरह से हाशिए पर था। भारत में भी ऐसा ही था। जब अंग्रेजों का शासन था, आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था और इसी वजह से देश की जनता संगठित हुई और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग की। हमारे कई राष्ट्रीय नेताओं ने, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, इस भेदभाव का कड़ा विरोध किया। गांधी जी के विचार इस पर बहुत स्पष्ट थे। हाँ, गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। उनके वो शब्द बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। वाकई इन शब्दों में गहरी चोट है। गांधी जी स्पष्ट कर रहे थे कि एक इंसान की गरिमा उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उसके चरित्र से आंकी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और मताधिकार के लिए संघर्ष केवल भारत की कहानी नहीं है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ना महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी मांगने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। हाँ, महिलाओं ने वोट देने के अधिकार के लिए जो आंदोलन चलाया, उसे महिला मताधिकार आंदोलन या सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। जी, सफ्रेज का मतलब ही होता है वोट देने का अधिकार। लेकिन महिलाओं को ये अधिकार आसानी से क्यों नहीं मिला?
और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया? इसके पीछे ना प्रथम विश्व युद्ध की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो कैसे? जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में पुरुषों को युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब जो कारखाने थे, खेत थे, वे सब खाली पड़ने लगे। अच्छा, तो काम कौन करेगा? वही तो, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ऐसे कामों को करने की जरूरत पड़ी जो उस समय तक केवल पुरुषों के काम माने जाते थे। तब महिलाओं को घरों से बाहर बुलाया गया ताकि वे इन जिम्मेदारियों को संभाल सकें। और जब महिलाओं ने उन कारखानों में काम करना शुरू किया, मशीनें चलाईं, तो समाज हैरान रह गया होगा। बिल्कुल। लोगों को अचानक ये महसूस हुआ कि उन्होंने महिलाओं की क्षमताओं के बारे में कितनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं, मतलब कितने स्टीरियोटाइप्स पाल रखे थे। हाँ, जो समाज सोचता था कि महिलाएं अमुक काम नहीं कर सकती, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ होगा। महिलाओं ने साबित कर दिया कि वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी पुरुषों के समान ही योग्य हैं। जी, और इस बदलाव ने महिला मताधिकार आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने जोरदार तरीके से वोट देने के अधिकार की मांग शुरू कर दी। अपनी आवाज को सरकारों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत ही उग्र कदम उठाए। मैंने पढ़ा है कि वे सार्वजनिक चौराहों पर गईं और खुद को लोहे की जंजीरों से बांध लिया था। बिल्कुल सही, ताकि कोई उन्हें वहां से हटा ना सके। कई क्रांतिकारी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, वे जेल गईं और वहां उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़तालें भी की। ये एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक लड़ाई थी। हाँ, लेकिन अंततः इस कड़े संघर्ष का परिणाम सकारात्मक रहा। एक लंबे समय के बाद अमेरिका में महिलाओं को वर्ष 1920 में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और इंग्लैंड में? इंग्लैंड की महिलाओं को थोड़ा और इंतजार करना पड़ा और उन्हें ये अधिकार पुरुषों की ही शर्तों पर कुछ सालों बाद वर्ष 1928 में मिला। इन ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के बाद जब हम सरकार की अवधारणा को देखते हैं तो वो केवल एक संस्था नहीं रह जाती। जी, ये एक पूरी यात्रा है। हमने शुरुआत की थी ये समझने से कि सरकार हमारे लिए सड़कें कैसे बनाती है और प्राकृतिक आपदाओं में हमारी रक्षा कैसे करती है। हाँ, और फिर हमने देखा कि भारत जैसे विशाल देश में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों में कैसे बांटा गया है। बिल्कुल, हमने कानूनों की ताकत को समझा और न्यायपालिका की उस अहम भूमिका को भी देखा जो सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच के उस बुनियादी अंतर को समझा जो शासक को जवाबदेह बनाता है। ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि आज जो अधिकार हमें एक सामान्य सी बात लगते हैं ना, उनके पीछे पीढ़ियों का संघर्ष छिपा है। सही कहा आपने। एक जागरूक विद्यार्थी के रूप में इस पूरे तंत्र को समझना ही इस विषय की सबसे बड़ी सीख है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास सरकार का कोई काम देखें या कोई स्थानीय नियम देखें, तो उस बात पर जरूर विचार करें कि उसके पीछे उस एक वोट की ताकत छिपी है, जिसके लिए लोगों ने दशकों तक संघर्ष किया और जेलें काटी। अब हम चैप्टर नंबर 4 पंचायती राज स्टार्ट करते हैं। आज के इस विस्तृत अध्ययन का मुख्य लक्ष्य स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव को समझना है। हम इस चर्चा में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कार्य और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी जवाबदेही का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी बिल्कुल, और इस सैद्धांतिक ढांचे को जमीनी स्तर पर समझने के लिए हम हरदास गांव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी का भी उपयोग करेंगे। एक गंभीर दृष्टिकोण से देखें तो स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बुनियादी इकाइयों की संरचना देखनी होगी। सही कहा आपने। पंचायती राज व्यवस्था में 2 प्रमुख संस्थाएं होती हैं और अक्सर अध्ययन के दौरान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को एक ही मान लिया जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही सामान्य भ्रम है। तो क्या हम सबसे पहले ग्राम सभा की संरचना को स्पष्ट कर सकते हैं? देखिए, ग्राम सभा कोई चुनी हुई प्रतिनिधि संस्था नहीं है। साधारण शब्दों में समझें तो यह एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक आम सभा होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा? हाँ, 18 वर्ष या उससे ज्यादा, और सबसे जरूरी शर्त यह है कि उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। अच्छा, तो अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो वो व्यक्ति स्वतः ही ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। इसके लिए उसे कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। बिल्कुल सही, कोई चुनाव आवश्यक नहीं है। यही इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण बनाता है। अब अगर हम इसके विपरीत ग्राम पंचायत को देखें
तो वह एक चुनी हुई संस्था है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रशासनिक सुविधा के लिए हर ग्राम पंचायत को कई छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। और पंचायत के मुखिया यानी सरपंच का चुनाव कैसे होता है? क्या पंच मिलकर सरपंच चुनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता मिलकर सीधे मतदान से सरपंच को चुनते हैं। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। और इसका कार्यकाल कितना होता है? भारतीय संविधान के तहत ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए होता है। यहाँ मैं एक विश्लेषणात्मक एनालॉजी रखना चाहूंगी। क्या हम ग्राम सभा को विधायिका और ग्राम पंचायत को कार्यपालिका के रूप में देख सकते हैं? ये बहुत ही सटीक और शानदार तुलना है। जी हाँ, हम इसे बिल्कुल इस तरह देख सकते हैं। ग्राम सभा निर्णय लेती है, नीतियां तय करती है और ग्राम पंचायत उन फैसलों पर जमीन पर अमल करती है। लेकिन इन दोनों के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, पंचायत का सचिव। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सचिव कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता। उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों का आधिकारिक सचिव होता है। तो व्यवस्था में सचिव का मुख्य कार्य क्या है? सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना और जो भी चर्चा या निर्णय हुए उनका विस्तृत प्रशासनिक रिकॉर्ड रखना है। चलिए अब इस सैद्धांतिक ढांचे से बाहर निकलते हैं और हरदास गांव के उदाहरण पर आते हैं। यह जन भागीदारी और समस्या समाधान को समझने का एक बेहतरीन स्रोत है। जी, स्रोत में बताया गया है कि पंचायत चुनावों के बाद हरदास गांव की पहली ग्राम सभा बैठक हो रही है और वहां सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर कर आता है वो है गांव में पानी की भारी कमी। हाँ, तिजिया नाम की एक सदस्य सभा को बताती है कि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। बिल्कुल। और स्थिति इतनी खराब है कि हैंडपंपों से पानी आना लगभग बंद हो गया है। महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी तक जाना पड़ता है। अब यहाँ ग्राम सभा की सक्रियता देखने को मिलती है। तेजिया तुरंत राहत के लिए एक सुझाव देती हैं कि गांव के कुओं को साफ कर लिया जाए और हैंडपंपों को गहरा कर दिया जाए। सही कहा। लेकिन वहीं अनवर नाम का एक अन्य सदस्य एक दीर्घकालिक समाधान लेकर आता है। वो ग्राम सभा को जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में बताता है, जो उसने महाराष्ट्र के एक गांव में देखा था। जी हाँ। अनवर बताता है कि कैसे उस गांव में चेक डैम यानी छोटे बांध और टंकियां बनाई गई थीं ताकि पानी को संरक्षित किया जा सके। तो ऐसे में ग्राम पंचायत किस योजना को अपनाती है? पंचायत एक बहुत ही संतुलित निर्णय लेती है। तत्काल राहत के लिए एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप गहरा करने का निर्णय लिया जाता है। और सचिव इस निर्णय को रजिस्टर में दर्ज करते हैं। बिल्कुल। और अनवर की दीर्घकालिक योजना के लिए पंचायत तय करती है कि वे खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क करेंगे और योजना की विस्तृत जानकारी लेंगे। यह दिखाता है कि कैसे स्थानीय लोग अपनी वास्तविक समस्याओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा करते हैं। लेकिन केवल योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है ना? एकदम सही। संसाधनों के सही वितरण में ग्राम सभा की निगरानी यानी उनकी जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमें बीपीएल सूची के विवाद से समझ में आता है। हाँ, यह हरदास गांव की बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब गरीबी रेखा के नीचे आने वालों की बीपीएल सूची पढ़ी जाती है तो विवाद शुरू हो जाता है। और विवाद का कारण बहुत स्पष्ट था। सूची में नटवर का नाम था, जिसने हाल ही में एक रंगीन टीवी खरीदा है और उसके बेटे के पास नई मोटरसाइकिल है। और बिरजू का नाम भी है, जो गांव का एक अमीर जमींदार है। जी, जबकि इसके ठीक विपरीत ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है जो एक गरीब और भूमिहीन मजदूर है, लेकिन उसका नाम सूची से गायब है। शोध में यह भी बताया गया है कि सरोज और सुखी बाई आपस में बात कर रही हैं, लेकिन कोई उठकर सीधे नहीं बोलता। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर ग्राम सभा सक्रिय न हो तो क्या ये पूरा ढांचा भ्रष्टाचार का शिकार हो सकता है? 100% हो सकता है। और यही ग्राम सभा की सबसे बड़ी शक्ति है। बिना ग्राम सभा की मंजूरी के पंचायत कोई भी बड़ा फैसला या बीपीएल सूची फाइनल नहीं कर सकती। ये प्रतिनिधियों पर सीधा नियंत्रण रखती है। और जब सरपंच देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वे खुद पूछते हैं कि क्या समस्या है। बिल्कुल। तब जाकर लोग ओम प्रकाश के बारे में बताते हैं। सरपंच तुरंत आदेश देते हैं कि ओम प्रकाश की आय का दोबारा सर्वेक्षण किया जाए, क्योंकि पता चलता है कि जब शिक्षक सर्वेक्षण करने गया था तो ओम प्रकाश के घर पर ताला लगा हुआ था। जी, सरपंच स्पष्ट करते हैं कि अगर उसकी आय मापदंडों से कम है
तो उसका नाम सूची में जरूर जोड़ा जाएगा। ये ग्राम सभा की पारदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये बहुत ही सशक्त व्यवस्था है। अब अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत के पास अधिकार और संसाधन कहाँ से आते हैं? देखिए, कार्यों की बात करें तो पंचायत सड़कों, नालियों, स्कूलों, पंचायत भवनों और पानी के स्रोतों का निर्माण और रखरखाव करती है। इसके अलावा स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना भी उनका काम है। बिल्कुल। और रोजगार देने संबंधी विभिन्न सरकारी योजनाओं को गांव में लागू करना भी पंचायत का ही कानूनी दायित्व है। लेकिन इन सब कार्यों के लिए आय के स्रोत क्या है? बिना धन के तो योजनाएं नहीं चल सकती। आय के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला है स्थानीय कर। पंचायत गांव के घरों और बाजारों पर कर लगाती है। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्राप्त योजना राशि। यह राशि पंचायत को सीधे नहीं बल्कि जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से मिलती है। अच्छा, और तीसरा स्रोत? तीसरा स्रोत है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। जब ये तीनों स्रोत मिलते हैं तब पंचायत का वित्तीय प्रबंधन सुचारू रूप से चलता है। आपने जनपद और जिला पंचायत का जिक्र किया। इसका मतलब है कि ये प्रशासनिक ढांचा केवल एक गांव तक सीमित नहीं है। क्या हम पंचायती राज के इन 3 स्तरों को समझ सकते हैं? जरूर। पंचायती राज व्यवस्था को एक त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया है। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। तो इस पिरामिड का सबसे निचला स्तर क्या है? पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जो गांव के स्तर पर होती है और सीधे ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। और दूसरा स्तर? दूसरा स्तर विकास खंड या ब्लॉक स्तर पर होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इसमें कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। तो स्वाभाविक है कि तीसरा स्तर जिले का होगा। बिल्कुल। जिले के स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत होती है। ये पूरे जिले के विकास की योजनाएं बनाती है। और पंचायत समिति की मदद से ग्राम पंचायतों में राशि का वितरण भी जिला परिषद ही करती है। सही कहा। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि संविधान के निर्देशों के आधार पर हर राज्य ने पंचायत से जुड़े अपने अलग अलग कानून बनाए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक हो सके। जी बिल्कुल। हमने सैद्धांतिक पक्ष को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन अंत में हमें जमीनी सच्चाई को भी देखना होगा। स्रोत में एक वास्तविक रिपोर्ट का जिक्र है जो व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाती है। हाँ, ये इंडियन एक्सप्रेस की 1 मई 2004 की रिपोर्ट है। ये निमोन गांव की घटना है जो चौफुला शिरूर सड़क पर स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार वहां पानी की भारी कमी थी और भगवान महादेव लाड नाम के एक 35 वर्षीय व्यक्ति को 7 लोगों ने बुरी तरह पीटा। और इस भीषण हिंसा का कारण क्या था? भगवान महादेव लाड ने केवल ये मांग की थी कि पानी के टैंकर को पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनी टंकी में खाली किया जाए, ताकि गांव के सभी लोगों को समान रूप से पानी मिल सके। बिल्कुल। लेकिन ऊंची जाति के लोग इसके सख्त खिलाफ थे। वे दलित जातियों को सार्वजनिक संसाधन पर समान अधिकार नहीं देना चाहते थे। यह घटना इस बात का बहुत ही कड़वा प्रमाण है कि पंचायती राज व्यवस्था में भी सामाजिक असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी, ये घटना दिखाती है कि प्रशासनिक ढांचा मौजूद होने के बावजूद जातीय वर्चस्व और भेदभाव कैसे न्यायपूर्ण वितरण को रोकते हैं। तो अंत में हम श्रोताओं को इस विचार के साथ छोड़ सकते हैं कि सिद्धांत रूप में पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बेहतरीन मॉडल है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हरदास गांव की बीपीएल सूची से लेके निमोन गांव के जल विवाद तक यह स्पष्ट होता है कि केवल प्रशासनिक ढांचा ही पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज में समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं होगी, तब तक इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी। इस पर स्वयं विचार करें। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 5 गांव का प्रशासन स्टार्ट करते हैं। अगर हम कल्पना करें कि कोई व्यक्ति सुबह सोकर उठता है और देखता है कि किसी ने उसके घर की दीवार 2 फुट आगे खिसकाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो ये कितनी बड़ी बात होगी? जी बिल्कुल, ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। और शहरों में जहां कंक्रीट की दीवारें होती हैं, वहां ये सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों की बात करें, जहां खेतों की सीमाएं केवल मिट्टी की एक छोटी सी मेड़ से तय होती हैं, वहां ये मेड़ खिसकना कोई मामूली घटना नहीं है। सही कहा आपने। मतलब ये एक छोटी सी बात अक्सर खूनी संघर्ष, पीढ़ियों तक चलने वाली दुश्मनी और एक बहुत ही जटिल कानूनी लड़ाई का कारण बन जाती है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी जमीनी हकीकत का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, ये विषय देखा जाए तो बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम अक्सर प्रशासन को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों के नजरिए से देखते हैं। जी, लेकिन जो असली प्रशासन है ना, वो खेतों की पगडंडियों और पंचायत के चबूतरों पर काम करता है। गांव में पानी, बिजली,
सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और रोजमर्रा के इन जमीनी विवादों को सुलझाना, ये सब एक बहुत ही सूक्ष्म और सुव्यवस्थित तंत्र की मांग करता है। और इसी तंत्र को आज हमें डिकोड करना है। पुलिस थानों का काम, जमीन नापने वाले पटवारी की व्यवस्था और वे नए कानून जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रहे हैं। तो चलिए इसे एक वास्तविक मामले से समझते हैं। हाँ, जो स्रोत में मोहन और रघु की कहानी दी गई है वो इसे समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि एक किसान है मोहन, जिसके पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है। उसका खेत रघु नाम के एक अन्य व्यक्ति के खेत से बिल्कुल सटा हुआ है और दोनों खेतों के बीच, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, बस मिट्टी की एक छोटी सी मेड़ है। जी। तो एक सुबह मोहन खेत पर पहुंचता है और देखता है कि रघु ने रातों रात उस मेड़ को थोड़ा आगे खिसका दिया। मतलब रघु ने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली है। अब जमीन का टुकड़ा भले ही छोटा हो, लेकिन बात तो सम्मान और आजीविका की है ना। एकदम सही बात है। और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। देखिए, जब मोहन हिम्मत जुटाकर रघु से बात करने जाता है तो रघु अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर देता है। हाँ, वो उल्टा हावी होने लगता है। बिल्कुल। और बात इतनी बढ़ जाती है कि रघु अपने एक मजदूर को बुला लेता है और दोनों मिलकर मोहन की पूरी तरह पिटाई कर देते हैं। मोहन को सिर और हाथ में काफी गंभीर चोटें आती हैं। ये तो सीधा सीधा आपराधिक मामला हो गया। जी। फिर शोर सुनकर आसपास जो पड़ोसी काम कर रहे होते हैं वे दौड़कर आते हैं और बीच बचाव करके मोहन की जान बचाते हैं। अब यहाँ से प्रशासन का काम शुरू होना चाहिए। मोहन के पड़ोसियों से सलाह देते हैं कि भाई स्थानीय पुलिस थाने जाकर प्राथमिकी, यानी जिसे हम FIR कहते हैं, वो दर्ज करवानी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पड़ोसियों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बहस छिड़ जाती है जो हमें प्रशासन की एक बुनियादी अवधारणा को समझने में मदद करेगी। बिल्कुल। मैंने भी शुरू में पढ़ा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्थानीय थाने जाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत पैसा बर्बाद होगा। और वहीं एक व्यक्ति सुझाव देता है कि क्यों ना थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के किसी बड़े और मुख्य थाने में चला जाए। जी। अब यहाँ एक आम नागरिक के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर मोहन के साथ अपराध हुआ है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी बड़े थाने में जाके शिकायत क्यों नहीं कर सकता? देखिए, यहीं पर प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लागू होता है जिसे अधिकार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अच्छा। हर पुलिस थाने का एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित होता है जो कानूनी रूप से उसी थाने के नियंत्रण में रहता है। उस क्षेत्र के अंदर होने वाली चोरी, दुर्घटना, मारपीट या किसी भी तरह के झगड़े की शिकायत केवल और केवल उसी थाने में दर्ज की जा सकती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये स्कूल के जोन या वार्ड की तरह है। हाँ, बिल्कुल। मतलब मान लीजिए किसी विद्यार्थी को अपने स्कूल की कैंटीन या अपनी कक्षा से कोई समस्या है तो वो किसी दूसरे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर तो शिकायत नहीं कर सकता ना। भले ही वो दूसरा स्कूल शहर का सबसे बड़ा स्कूल क्यों ना हो, उसे अपने ही स्कूल के प्रशासन के पास जाना होगा। यह तुलना बिल्कुल सटीक है। मोहन का गांव जिस थाने पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है, कानूनी तौर पर मोहन को वहीं जाना होगा। शहर का बड़ा थाना इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि वो उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है। तो एक नई और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वहां का थानेदार यानी SHO उसकी रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर देता है। जी, वो कहता है कि उसके पास इन छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का समय नहीं है। यहीं पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। एक व्यक्ति लहूलुहान खड़ा है, ये एक स्पष्ट अपराध है, फिर एक सरकारी अधिकारी अपना काम करने से क्यों कतरा रहा है? क्या ये सिर्फ अधिकारी का आलस है? नहीं, इसे हम सिर्फ आलस नहीं कह सकते। यहाँ हमें ग्रामीण समाज की सत्ता और प्रभाव यानी पावर डायनामिक्स को समझना होगा। अच्छा, कैसे? देखिए, रघु कोई साधारण किसान नहीं है। उसके परिवार के पास गांव में बहुत बड़ी जमीन है और सबसे बड़ी बात, उसके ताऊ गांव के सरपंच हैं। ओहो, मतलब राजनीतिक रसूख है उसका। बिल्कुल। ग्रामीण स्तर पर पुलिस और प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के बीच अक्सर एक अघोषित समीकरण होता है। थानेदार एक ऐसे रसूखदार परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करके अपनी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता था, वो बस मामले को टालने की कोशिश कर रहा था। तो फिर इस प्रशासनिक गतिरोध को तोड़ा कैसे जाए? एक गरीब और कमजोर किसान इस पूरे सिस्टम से कैसे लड़े? इसका सबसे बड़ा और प्रभावी जवाब है सामुदायिक दबाव, यानी कम्युनिटी प्रेशर। जी। जब थानेदार मोहन की बात नहीं सुनता तो मोहन के पड़ोसी जो बाहर इंतजार कर रहे थे वे थाने के अंदर आ जाते हैं। वे एकजुट होकर थानेदार के सामने दृढ़ता से अपनी बात रखते हैं। हाँ,
वे बताते हैं कि उनके सामने ही मोहन को पीटा गया है। बिल्कुल, वे गवाह के रूप में खड़े होते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि अगर वे समय पर बीच बचाव नहीं करते तो मोहन को और भी गंभीर चोटें आ सकती थीं। अब देखिए, जब इतने सारे लोग गवाह बन के खड़े हो जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया की मांग करते हैं, तो थानेदार के पास मामला दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ये घटना तो ये साबित करती है कि जब सिस्टम काम ना कर रहा हो तो सामूहिक एकता और गवाहों का दबाव प्रशासन को जवाबदेह बनाने का सबसे मजबूत हथियार होता है। एकदम सही कहा आपने। ये जमीनी स्तर पर नागरिक अधिकारों के प्रयोग का एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। लेकिन जरा रुकिए, पुलिस ने मारपीट का मामला तो दर्ज कर लिया, एफआईआर भी लिख ली गई, पर पुलिस खेत की मेड़ का फैसला तो नहीं कर सकती ना। बिल्कुल नहीं कर सकती। पुलिस को क्या पता कि कल वो मेड़ कहाँ थी और आज कहाँ है। तो झगड़े की जो असली जड़ है, यानी जमीन की सीमा, इस मुख्य विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर पुलिस का काम खत्म होता है और राजस्व विभाग, जिसे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, उसका काम शुरू होता है। अच्छा, यानी प्रशासन का एक दूसरा हिस्सा। जी, जमीन का असली मालिक कौन है, खेत की सीमा कहाँ तक है, इसका फैसला पुलिस का कार्यक्षेत्र नहीं है। इसके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होता है जिसे पटवारी कहा जाता है। हाँ, मैंने पटवारी शब्द कई बार सुना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अलग अलग राज्यों में इन्हें लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कर्मचारी या कानूनगो कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये सभी नाम एक ही पद के हैं। मेरे नजरिए से देखा जाए तो पटवारी पूरे गांव का एक चलता फिरता हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज है। मतलब गांव की एक एक इंच जमीन का पूरा डेटा, सारा इतिहास उसी के पास सुरक्षित रहता है। आपकी यह क्लाउड स्टोरेज वाली एनालॉजी बहुत काम की है। इसे समझने में आसानी होती है। लेकिन इस डेटा को जमीन पर नापने का जो तरीका पटवारी इस्तेमाल करता है, वो बहुत ही भौतिक और पारंपरिक है। मतलब कोई डिजिटल मशीन नहीं होती? नहीं, पटवारी जमीन नापने के लिए एक खास उपकरण का इस्तेमाल करता है जिसे जरीब कहा जाता है। ये जरीब क्या होता है? इसका स्वरूप कैसा होता है? मैंने कभी देखा नहीं इसे। जरीब असल में लोहे की कड़ियों से बनी एक लंबी और भारी जंजीर होती है। लोहे की क्यों? इसे जानबूझकर लोहे का बनाया जाता है। देखिए, खेतों में मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, पानी भरा होता है। अगर आप जमीन नापने के लिए किसी साधारण फीते या टेप का इस्तेमाल करेंगे तो वो खिंच सकता है, मुड़ सकता है, जिससे नाप गलत हो जाएगी। हाँ, और जमीन के मामले में तो एक एक इंच का महत्व है। बिल्कुल, इसलिए लोहे की जरीब का इस्तेमाल होता है ताकि इसके आकार में कोई बदलाव ना आए। ये एक मानक वैज्ञानिक मापन उपकरण है जो सदियों से जमीन नापने के काम आ रहा है। समझ गया। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर हमारे पास गांव का नक्शा है तो हमें पटवारी और इस भारी भरकम जरीब की जरूरत ही क्या है? मोहन और रघु खुद ही अपना नक्शा देखकर तय क्यों नहीं कर लेते कि जमीन किसकी है? क्योंकि सिर्फ नक्शा होना काफी नहीं है। नक्शा तो कागज पर खींची गई रेखाएं हैं, जबकि जमीन पर कीचड़, बारिश या जैसा कि हमने रघु के मामले में देखा, इंसान की नियत, इन सब की वजह से सीमाएं रोज बदल सकती हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसे समझने के लिए हमें पटवारी के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को समझना होगा, जिसे खसरा कहते हैं। खसरा? जी, खसरा एक विस्तृत रजिस्टर होता है। स्रोत सामग्री में खसरा नंबर 5 का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। ये सिर्फ एक साधारण नक्शा नहीं है, बल्कि ये गांव की जमीन का पूरा डेटाबेस है। तो इस खसरे में क्या क्या जानकारी होती है? खसरे में स्पष्ट रूप से दर्ज होता है कि जमीन के मालिक का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, जमीन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है। अच्छा, सब कुछ विस्तार से होता है। जी बिल्कुल। जैसे रजिस्टर में लिखा होगा कि मोहन के पास 0.75 हेक्टेयर जमीन है और रघु के पास 3.00 हेक्टेयर। और इसके अलावा? इसके अलावा उस जमीन पर वर्तमान में कौन सी फसल उगाई जा रही है, अगर कोई दूसरी फसल है तो वो कौन सी है, क्या वहाँ कोई कुआं है और क्या वो कुआं चालू हालत में है या सूख गया है। ये सारी की सारी जानकारी उस खसरे में अपडेटेड होती है। तो जब मोहन और रघु जैसा विवाद होता है, तब पटवारी इस खसरे का इस्तेमाल कैसे करता है? देखिए, विवाद होने पर पटवारी जमीन पर आता है। वो अपनी लोहे की जरीब से मोहन और रघु के खेतों की वर्तमान सीमाओं को मापता है। जमीन पर जाकर नापता है? जी। उसके बाद वो उस ताज़ा नाप का मिलान अपने खसरे के रजिस्टर और नक्शे में दर्ज पुराने डेटा से करता है। अगर खेत की वर्तमान नाप और नक्शे की नाप मेल नहीं खाती है, तो ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाता है कि मेड़ को खिसकाकर सीमा बदली गई है।
ये तो बहुत ही स्पष्ट तरीका है। बिल्कुल। इसमें किसी सरपंच के रसूख या किसी की ताकत की कोई भूमिका नहीं रह जाती। गणित और सरकारी दस्तावेज खुद सच्चाई बता देते हैं। ये तो जमीन विवाद सुलझाने की बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था लगती है। लेकिन एक मिनट, यहां मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल, एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। कैसी खामी? अगर पटवारी ही पूरे गांव का हार्ड ड्राइव है और उसी के पास सारा डेटा है, तो क्या ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण नहीं बन सकता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब क्या रघु जैसा अमीर किसान पटवारी को रिश्वत देकर अपने नक्शे या खसरे में बदलाव नहीं करवा सकता? इतने सारे अधिकार जमीनी स्तर पर एक ही व्यक्ति को देना तो प्रशासन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आपका ये संदेह बिल्कुल सही है। और जब ये प्रशासनिक ढांचा बनाया जा रहा था तो इस खतरे को ध्यान में रखा गया था। तो इससे बचने का क्या उपाय है? उपाय ये है कि पटवारी कभी भी पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता। उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन में एक पूरा पदानुक्रम यानी हायरार्की बनाई गई है। अच्छा, वो हायरार्की कैसे काम करती है? देखिए, भारत के राज्य जिलों में बटे हुए हैं और हर जिले को प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे उपखंडों में बांटा गया है, जिन्हें तहसील या तालुका कहते हैं। अगर मैं इसे वापस उसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वाली एनालॉजी से देखूं, तो पटवारी एक फ्रंटलाइन कर्मचारी है जो फील्ड में यानी जमीन पर काम कर रहा है। जी। लेकिन उसके काम की निगरानी कौन करता है? उसका मैनेजर कौन है? उसके काम की निगरानी के लिए तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी होते हैं, जिन्हें तहसीलदार कहा जाता है। आपके एनालॉजी के हिसाब से तहसीलदार एक तरह का रीजनल मैनेजर है। और पूरे जिले का प्रमुख? पूरे जिले के प्रशासन का प्रमुख होता है जिला अधिकारी, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। वे एक सीईओ की तरह काम करते हैं। तो तहसीलदार का मुख्य काम क्या पटवारी पर नजर रखना ही है? वो ये चेक एंड बैलेंस कैसे सुनिश्चित करता है? तहसीलदार का कार्यालय वो जगह है जहां पटवारी के काम का कड़ाई से निरीक्षण होता है। तहसीलदार ये सुनिश्चित करता है कि पटवारी ने सभी रिकॉर्ड सही ढंग से अपडेट किए हैं या नहीं, और सरकार का राजस्व यानी लगान इकट्ठा हो रहा है या नहीं। मतलब कोई धांधली ना हो। बिल्कुल। और अगर किसी किसान को लगता है कि पटवारी उसके रिकॉर्ड में धांधली कर रहा है या उसे खसरे की नकल आसानी से नहीं दे रहा है, तो वो किसान सीधे तहसीलदार के दफ्तर में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा जमीन से जुड़े जो विवाद होते हैं, उनकी प्राथमिक सुनवाई भी तहसीलदार ही करता है। ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जो लोग किसानी नहीं करते, जैसे कोई छात्र है या कोई आम शहरी नागरिक है, क्या उनके लिए ये प्रशासनिक ढांचा कोई मायने रखता है? जी बिल्कुल रखता है। प्रशासन केवल जमीन नापने के लिए थोड़े है। और क्या काम होते हैं? देखिए, छात्रों को शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए या बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कई तरह के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। हाँ, ये दस्तावेज तो बहुत जरूरी होते हैं। और ये सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज तहसीलदार के कार्यालय से ही जारी किए जाते हैं। इसलिए तहसीलदार का दफ्तर केवल किसानों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता और छात्रों के जीवन का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। ये काफी व्यापक ढांचा है। अब जब हम इन जमीन के रिकॉर्ड्स और खसरे की इतनी गहराई से बात कर रहे हैं, तो स्रोत सामग्री में इतिहास के पन्नों का एक बहुत बड़ा अंधकार भी दिखाया गया है। हाँ, आप महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की बात कर रही हैं। बिल्कुल। अगर हम दशकों पुरानी जमीन के रिकॉर्ड देखें, तो उसमें समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से गायब मिलता है, और वो वर्ग है महिलाएं। महिलाओं का नाम जमीन के मालिकों के रूप में कभी दर्ज ही नहीं होता था। ऐसा क्यों था? ये हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच का एक बहुत ही कड़वा सच रहा है। सदियों से जब हम किसान शब्द बोलते थे, तो हमारे दिमाग में हल चलाते हुए एक पुरुष की ही छवि उभरती थी। हाँ, विजुअलाइजेशन ही वैसा होता है। बिल्कुल। महिलाओं को खेतों में बीज बोने, फसल काटने और जानवरों को चारा डालने वाले एक मजदूर या सिर्फ एक मददगार के रूप में देखा जाता था। जमीन के असली मालिक के रूप में उनकी कभी कल्पना भी नहीं की जाती थी। और इसका कानूनी पक्ष क्या था? कानूनी रूप से हिंदू परिवारों में पारंपरिक तौर पर जमीन पिता के निधन के बाद केवल बेटों के बीच बांटी जाती थी। बेटियों का उस जमीन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं माना जाता था। लेकिन फिर एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव आया। एक ऐसा कानून जिसने कागजों पर और जमीन पर दोनों जगह महिलाओं की स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की। जी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये नया कानून ठीक ठीक क्या कहता है?
ये कानून भारतीय प्रशासन और समाज के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि पिता की मृत्यु के बाद परिवार की कृषि भूमि और संपत्ति में बेटे, बेटी और माँ तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। यानी अब बेटियां भी कानूनी तौर पर जमीन की हकदार हैं। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये केवल किसी एक राज्य का नियम नहीं है, बल्कि ये कानून भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान रूप से लागू होता है। इस कानून के पीछे की जो भावना है, जो एक मानसिकता में बदलाव है, उसे समझने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मार्मिक कविता दी गई है, एक बिटिया की चाह। हाँ, वो कविता बहुत गहराई से इस मुद्दे को छूती है। इस कविता में एक लड़की कह रही है कि उसे विरासत में अपने पिता का घर नहीं चाहिए, क्योंकि वो घर तो हमेशा से भाइयों का ही रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो दहेज में रेशम और सोने की मांग भी नहीं कर रही है। वो सिर्फ अपनी जमीन, अपने पिता के घर में अपना एक छोटा सा हक मांग रही है। बिल्कुल। ये कविता दिखाती है कि कैसे महिलाएं अब दहेज जैसी कुप्रथा के बजाय समानता और अधिकार की मांग कर रही हैं। और इसका जो जमीनी असर होता है, उसे हम स्रोत में दी गए सुधा की कहानी से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। सुधा का क्या अनुभव रहा इस नए कानून के साथ? देखिए, सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसकी शादी हो चुकी है और वो पास के ही एक गांव में अपने ससुराल में रहती है। जब उसके पिता का निधन हुआ तो पारंपरिक सोच के अनुसार जमीन केवल उसके भाइयों के नाम होनी चाहिए थी। तो क्या सुधा ने इस नए कानून का सहारा लिया? हाँ, सुधा की माँ ने आगे बढ़कर पटवारी से कहा कि वो जमीन के रिकॉर्ड में, यानी उसी खसरे में, उनका, सुधा का और दूसरी बेटी का नाम भी दर्ज करे। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और अब सुधा अपने पिता के निधन के बाद अक्सर अपनी माँ का हाथ बटाने खेतों पर आती है और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ खेती का काम संभालती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। सुधा तो अपने ससुराल में रहती है, वो रोज उस खेत पर जाकर काम नहीं कर सकती। जी, सही बात है। तो केवल कागज पर या खसरे में उसका नाम दर्ज होने से उसकी असल जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक जीत नहीं है? नहीं, ये सिर्फ प्रतीकात्मक जीत बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सुरक्षा चक्र है। वो कैसे? देखिए, जमीन पर नाम दर्ज होने का मतलब है कि सुधा के पास अब एक ठोस संपत्ति है। उसे ये निश्चितता है कि अगर भविष्य में उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई बड़ी समस्या आती है या उसे कोई गंभीर आर्थिक संकट घेर लेता है, तो वो पूरी तरह से बेसहारा नहीं होगी। अच्छा, यानी एक बैकअप है उसके पास। जी, वो अपने हिस्से की जमीन पर निर्भर रह सकती है। जरूरत पड़ने पर उसे गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकती है या उसे बेच सकती है। ये नया कानून ग्रामीण महिलाओं को निर्भर से सशक्त बनाता है। इससे समाज का जो शक्ति संतुलन है वो पूरी तरह बदल जाता है। वाकई, जब कानून सिर्फ कागज से उतरकर असल जिंदगी में लागू होता है तो उसका प्रभाव कितना गहरा होता है। खैर, हमने पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र की बात कर ली, हमने पटवारी, खसरा और जमीन के रिकॉर्ड भी देख लिए। जी, लेकिन एक गांव के प्रशासन का काम सिर्फ जमीन नापना और कानून व्यवस्था बनाए रखना ही तो नहीं है ना। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए और भी कई चीजों की जरूरत होती है। बिल्कुल। प्रशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं यानी पब्लिक सर्विसेज को सुचारू रूप से चलाने से जुड़ा है। इसमें क्या क्या आता है? एक गांव तभी ठीक से चल सकता है जब वहां बुनियादी सुविधाएं हों। इसमें शामिल है उचित मूल्य की सरकारी दुकान, जिसे हम राशन की दुकान कहते हैं, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बैंक, किसानों के लिए बीज और खाद समिति, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी या बालवाड़ी और इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन हम सब जमीनी हकीकत जानते हैं कि ये सेवाएं हमेशा वैसे काम नहीं करती जैसा कागज पर लिखा होता है। हाँ, समस्याएं तो आती हैं। अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन के दुकान का ही उदाहरण लें, कई बार देखा जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले जो पीले कार्ड धारक हैं, उन्हें चीनी, चावल या मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। जी, ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं। या फिर दुकानदार कहता है कि राशन आया ही नहीं है और दुकान बंद कर देता है, जबकि असल में वो उस राशन को काले बाजार में बेच रहा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो गांव वाले क्या कर सकते हैं? सिस्टम को कैसे जवाबदेह बनाया जाए? देखिए, यहीं पर सारी प्रशासनिक कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। अगर राशन की दुकान वाला धांधली कर रहा है तो ये जनता का सीधा अधिकार है कि वो इसकी शिकायत करे। शिकायत कहाँ की जाएगी? राशन कार्ड बनाने और इन दुकानों की निगरानी करने का काम भी तहसीलदार के कार्यालय और खाद्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। लोग तहसीलदार या खाद्य अधिकारी से लिखित शिकायत कर सकते हैं। यानी सिस्टम मौजूद है? बिल्कुल।
ये समझना बहुत जरूरी है कि राशन मिलना या स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का मौजूद होना सरकार का कोई एहसान नहीं है। ये नागरिकों का कानूनी अधिकार है और इसी अधिकार की रक्षा के लिए वो पूरा प्रशासनिक पदानुक्रम बनाया गया है। इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम डिजाइन तो कर दिया गया है, पुलिस भी है, पटवारी भी है, तहसीलदार भी है, लेकिन इस पूरे सिस्टम के काम करने की एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो शर्त है आम इंसान की जागरूकता। एकदम सही निष्कर्ष निकाला है आपने। इस पूरी चर्चा का अगर हम सार देखें तो वो यही है कि प्रशासनिक तंत्र, चाहे वो थानेदार की एफआईआर बुक हो, पटवारी का खसरा रजिस्टर हो या तहसीलदार का चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो, ये सब कुछ दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं पर चलता है। एक तरह की मशीन है ये। बिल्कुल, ये एक मशीन की तरह है, लेकिन इस मशीन में ईंधन का काम करती है नागरिक जागरूकता। जी। जब तक एक नागरिक को ये पता ही नहीं होगा कि 2005 के कानून के तहत बेटियों का भी जमीन पर बराबर का हक है, या उसे ये पता नहीं होगा कि वो पटवारी से खसरे की नकल मांगने का अधिकार रखता है, तब तक प्रशासन चाहकर भी उसकी पूरी मदद नहीं कर पाएगा। यानी अधिकारम होने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने अधिकारों के बारे में जानना। बिना जागरूकता के बेहतरीन से बेहतरीन कानून और सबसे शानदार प्रशासनिक ढांचा भी सिर्फ सरकारी फाइलों में धूल फाकता रह जाता है। और जागरूकता ही वो पहली सीढ़ी है जिससे कोई भी नागरिक न्याय और सुशासन तक पहुंच सकता है। चलिए अब हमारा चैप्टर नंबर 5 गांव का प्रशासन कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 6 नगर प्रशासन स्टार्ट करते हैं। आज की चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जरा सोचिए, अगर आप रात को सो रहे हैं और अचानक पूरे शहर का कचरा उठना बंद हो जाए। वो तो एक भयानक स्थिति होगी। हाँ बिल्कुल। या फिर पानी के पाइप सूख जाएं और सड़कों की बत्तियां अचानक से गुल हो जाएं। मतलब सिर्फ 48 घंटों में एक हाईटेक शहर पूरी तरह से नरक बन सकता है। सही कह रही हैं आप। एक शहर कोई अपने आप चलने वाली जगह तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम उस विशाल और लगभग अदृश्य मशीनरी को समझें जो हमारे शहर को हर दिन इस तबाही से बचाती है। हम अक्सर इन सुविधाओं को ना बस टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, और इसके पीछे की जो इंजीनियरिंग है या कह लें जो प्रशासन है, वो बेहद जटिल है। ये एक ऐसा भारी भरकम इंजन है जो हमेशा चलता रहता है ताकि शहर में अराजकता ना फैले। तो इसे समझने के लिए ना हम स्रोत सामग्री में दी गई एक बहुत ही आम सी कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए गली में कुछ बच्चे हैं, जैसे शंकर, जहांगीर, रेहाना और माला। ये सब क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, बच्चों का क्रिकेट और गली मोहल्ले के नुकसान। बिल्कुल। तो एक शॉट हवा में जाता है और अचानक छपाक, गली की जो सरकारी ट्यूबलाइट है वो टूट जाती है। अब बच्चे एकदम परेशान हैं कि इस नुकसान की भरपाई आखिर किसे की जाए। क्योंकि मुझे याद है स्रोत में बताया गया है कि पिछली बार खेलते हुए उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ दी थी। हाँ, तो तब तो उन्हें अपनी पॉकेट मनी से पैसे देने पड़े थे। लेकिन इस बार सवाल ये है कि ये गली की लाइट है, ये आखिर है किसकी? बच्चे पैसे दें तो दें किसे? ये सिर्फ बच्चों की दुविधा नहीं है। ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जो अक्सर हमें और आपको भी नहीं पता होता। मतलब अगर आपके इलाके में हफ्तों तक कचरा सड़ता रहे तो आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? सही बात है। यहीं से हम उस विशाल संस्था के दरवाजे पर पहुंचते हैं जो इस पूरे शहर की मालिक भी है और सेवक भी। तो जब ये बच्चे इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए यास्मीन खाला के पास पहुंचते हैं, जो कि नगर निगम से ही रिटायर हुई हैं, तो उन्हें पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति को पैसे नहीं देने होते। हाँ, यास्मीन खाला उन्हें समझाती हैं कि इस पूरे शहर की देखभाल एक बहुत बड़ी संस्था करती है। मतलब कोई एक इंसान इसका मालिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। और बड़े शहरों में इस संस्था को नगर निगम कहते हैं, और जो छोटे कस्बे होते हैं ना, वहाँ इसे नगर पालिका कहा जाता है। अच्छा, तो इनके काम क्या क्या होते हैं? मतलब सिर्फ ट्यूबलाइट बदलना तो नहीं होगा? अरे नहीं, ये संस्थाएं बहुत बड़े काम करती हैं, जैसे शहर की सड़कों पर रोशनी करना, हर मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा देना, बाजारों की सफाई करवाना। बीमारियां न फैलने देना भी इन्हीं का काम है ना? बिल्कुल, बीमारियां रोकना, और इसके अलावा शहर में स्कूल, अस्पताल और बाग बगीचे चलाना भी इसी संस्था का जिम्मा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझूं एक एनालॉजी के जरिए, तो नगर निगम बिल्कुल एक विशाल घर के मैनेजमेंट सिस्टम की तरह है, लेकिन इसका दायरा पूरा का पूरा शहर है।
एक तरह से शहर का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये तुलना एकदम सही है, क्योंकि अगर आप गांव और शहर की तुलना करें तो शहर बहुत बड़ा और फैला हुआ होता है। आबादी भी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, चौड़ी गलियां होती हैं, भारी भीड़ वाले बाजार होते हैं, बिजली और पानी की भारी मांग होती है। इसलिए एक गांव के पंचायत सिस्टम के मुकाबले शहर को चलाने के लिए बहुत ही जटिल प्रशासन की आवश्यकता होती है। लेकिन अब यहाँ ना एक बड़ा सवाल आता है। हाँ। मतलब मान लीजिए हमें शहर के किसी हिस्से में एक नया अस्पताल बनाना है या किसी पार्क को नया रूप देना है, तो ये बड़े फैसले आखिर लेता कौन है? इसके लिए पूरे शहर को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। अच्छा, हर मोहल्ले का अपना वार्ड? हाँ, और हर वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे पार्षद या काउंसलर कहते हैं। तो ये पार्षद फैसले ही के हैं। हाँ, लेकिन जो जटिल मुद्दे होते हैं ना, जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, उनके लिए पार्षदों की समितियां बनती हैं। जैसे कचरा समिति हो गई या जल समिति हो गई। ये समितियां ही नीतियां तय करती हैं। रुकिए, मुझे यहाँ एक चीज पूछनी है। अगर ये सारे फैसले चुने हुए पार्षद लेते हैं, तो निगम के जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे आयुक्त या कमिश्नर, उनका क्या रोल है? क्या वे सिर्फ मूक दर्शक होकर आदेश मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर शक्तियों का बंटवारा सामने आता है। जो नीतियां और बजट बनाने का काम है, वो जनप्रतिनिधियों यानी पार्षदों का है। ठीक है। लेकिन उन फैसलों को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की होती है। और एक बहुत बड़ा अंतर है यहाँ। पार्षद निर्वाचित होते हैं, यानी जनता उन्हें चुनती। हाँ, इलेक्शन के जरिए। बिल्कुल। जबकि आयुक्त और जो कर्मचारी हैं, उनकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। वे अपॉइंटेड होते हैं। तो मतलब राजनेता तय करेंगे कि क्या चाहिए, और जो कर्मचारी हैं वो नियमों के तहत उसे लागू करेंगे। काफी अच्छा बैलेंस है। लेकिन एक बात बताइए, इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? इसका सीधा सा जवाब है टैक्स। कर। हाँ, लोग अपनी संपत्ति के लिए, पानी के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए टैक्स देते हैं। जैसे जो लोग अपने घरों में रहते हैं, वे संपत्ति कर या प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। तो यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि शहर का सारा खर्च उन बड़े बड़े बंगलों से आने वाले प्रॉपर्टी टैक्स से ही चलता होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि संपत्ति कर निगम के कुल पैसे का केवल 25 से 30% ही होता है। अरे बस इतना सा? 25 से 30%? हाँ, बाकी का पैसा बहुत सारे सामान्य टैक्स से आता है, जैसे शिक्षा पर टैक्स, दुकानों और होटलों पर टैक्स। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा रहे हैं ना, तो उस टिकट पर भी टैक्स लगता है। मतलब फिल्म देखने से भी शहर की सफाई के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। तो भले ही अमीर लोग संपत्ति कर देते हों, लेकिन जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामान्य टैक्स देता है। इसका मतलब है कि पूरा शहर मिलकर इसका खर्च उठाता है। और इसीलिए हर नागरिक का इस प्रशासन में सीधा हिस्सा है। लेकिन चूंकि नागरिक टैक्स देकर इस सिस्टम को चलाते हैं, तो अगर सिस्टम काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या मतलब? मेरा मतलब है, जैसे अगर मेरे इलाके में कचरा ना उठे और बीमारियां फैलने लगे, मक्खियां, चूहे, कुत्ते सब परेशान कर दें, तो नागरिकों के पास क्या अधिकार हैं? ऐसे में नागरिक सीधा सवाल कर सकते हैं। स्रोत में एक बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है गंगाबाई की। हाँ, मैंने पढ़ा था। उन्होंने तो एक तरह से पूरा मोर्चा ही खोल दिया था। बिल्कुल। उनके मोहल्ले में कचरा फैल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं का एक समूह बनाया और वो सीधे अपने वार्ड पार्षद के घर पहुंच गईं। और पार्षद तो घबरा गया होगा। हाँ, उसने तुरंत वादा किया कि वो अगले दिन आयुक्त से मिलेगा। लेकिन गंगाबाई ने एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने एक अर्जी पर मोहल्ले के सभी वयस्कों के हस्ताक्षर करवाए। एक पिटीशन की तरह। बिल्कुल। और पार्षद ने सुझाव दिया कि वे अपने साथ स्थानीय सफाई अभियंता को भी ले जाएं, ताकि वो आयुक्त के सामने गवाही दे सके कि हालात सच में खराब हैं। लेकिन जब वो सब आयुक्त के दफ्तर पहुंचे तो वहां क्या हुआ? मैंने सुना है आयुक्त ने कोई बहाना बनाया था। हाँ, आयुक्त ने कहा कि निगम के पास कचरा उठाने के लिए पर्याप्त ट्रक नहीं है। टिपिकल सरकारी जवाब। बिल्कुल। लेकिन इस पर गंगाबाई ने एकदम करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लगता है आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए तो पूरे ट्रक हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक प्रहार था। हाँ, और इसका असर भी हुआ। भारी प्रदर्शन के बाद आखिर मोहल्ले की नियमित सफाई शुरू हो गई। लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर अगर मैं इसे देखूं, तो क्या सड़क पर उतरकर विरोध करना ही एकमात्र तरीका बचता है? क्या ये सिस्टम के धीमेपन को नहीं दर्शाता? मतलब हम टैक्स भी दें और फिर सड़क पर भी उतरें। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये वास्तव में स्थानीय लोकतंत्र की ताकत है। वो कैसे? देखिए, आप किसी बड़े मंत्री तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, लेकिन स्थानीय स्तर पर आप अपने वार्ड पार्षद को सीधे जवाबदेह ठहरा सकते हैं।
गंगाबाई का मामला यही दिखाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो प्रशासन को सुनना ही पड़ता है। ये बात तो है। गंगाबाई ने तो अपनी समस्या सुलझा ली, लेकिन अगर हम आज के बड़े शहरों की बात करें तो ये इतने सारे कचरे से निपट कैसे रहे हैं? मतलब आज तो शहर बहुत विशाल हो गए हैं। हाँ, और इसीलिए आज के समय में काम का निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। निजीकरण मतलब निजी ठेकेदार कचरा उठाते हैं? बिल्कुल, कई नगर निगम अपना पैसा बचाने के लिए कचरा उठाने का काम निजी ठेकेदारों को दे देते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही निराशाजनक पहलू भी है। वो क्या? जो मजदूर इन ठेकेदारों के लिए काम करते हैं, उनकी नौकरी अस्थायी होती है। उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है और सबसे बड़ी बात, उनके पास काम करने के लिए सुरक्षा के कोई साधन नहीं होते। मतलब कोई ग्लव्स या मास्क नहीं। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, अगर उन्हें काम के दौरान चोट लग जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। एक तरह से हम सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर। तो क्या निगम अपना काम और जिम्मेदारी कम पैसे में सिर्फ इन गरीब मजदूरों पर डाल रहा है? ऐसा ही लग रहा है। और जब हम सफाई व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लेते ना, तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सूरत का संकट। ओह, सूरत। मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। ये 1994 की बात है ना? हाँ, 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। उस समय सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। अच्छा, लोग ऐसा क्या करते थे वहां? लोग अपने घरों और होटलों का सारा कूड़ा पास की नालियों में या सड़कों पर ही फेंक देते थे। निगम भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि वहां प्लेग फैल गया। और प्लेग तो हवा से भी फैलता है? बिल्कुल, और हवा से फैलने वाले प्लेग के डर से वहां इतनी दहशत फैली कि करीब 3 लाख लोगों ने रातों रात शहर छोड़ दिया। 3 लाख लोग? बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ा संकट था। हाँ, इस आपदा ने आखिरकार नगर निगम को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पूरी व्यवस्था को साफ करे। उन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया। और आज सूरत का क्या हाल है? आज सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। चंडीगढ़ के बाद सूरत का ही नंबर आता है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और शायद इसी बदलाव को पूरे देश में लाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू किया गया था। बिल्कुल, ताकि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि सिर्फ एक महामारी के आने का इंतजार करना तो कोई हल नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे एक टूटी हुई ट्यूबलाइट से शुरू हुआ सफर हमें शहर के टैक्स सिस्टम, प्रशासन की जटिलताओं और नागरिक अधिकारों तक ले आया। हमने गंगाबाई की जीत और सूरत के संकट से बहुत कुछ सीखा। हाँ, और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया बिंदु छोड़ना चाहूंगा। वो क्या है? जैसे जैसे हमारे शहर स्मार्ट सिटी बन रहे हैं और हर जगह तकनीक बढ़ रही है, तो क्या भविष्य में हमें वार्ड पार्षदों की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, मतलब एक ऐप के जरिए? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में नागरिक सीधे अपने मोबाइल ऐप के जरिए पूरे शहर का बजट और नीतियां तय कर पाएं? क्या ये वार्ड सिस्टम भविष्य में पूरी तरह बदल जाएगा या खत्म हो जाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में सोचने वाली बात है कि तकनीक हमारे प्रशासन को कैसी बदल सकती है। चलिए, अब हमारा चैप्टर नंबर 6 नगर प्रशासन कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका स्टार्ट करते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य आधार कक्षा 6 की एनसीईआरटी, जो नागरिक शास्त्र की किताब है, उसका 7वां अध्याय है। हाँ, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि जो ग्रामीण आजीविका है, मतलब वो सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल और एक तरह से शोषणकारी आर्थिक ढांचा भी है। सही कहा। क्योंकि ये अध्याय सिर्फ कुछ तथ्यों का पुलिंदा नहीं है। एकदम सही। ये भारत की 80% ग्रामीण वास्तविकता को समझने का आधार है। हम अक्सर जो नीतियां बनाते हैं वो बिना इस जमीनी हकीकत को समझे सफल नहीं हो सकती। तो एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। मतलब जब भी हम गांव शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ हरे भरे खेत क्यों आते हैं? ये काम धारणा है, एक रोमानी तस्वीर बन जाती दिमाग में। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए चलिए तमिलनाडु के एक गांव की सैर करते हैं। इस गांव का नाम है कलपट्टू। हाँ, कलपट्टू, जो कि तटीय क्षेत्र के पास स्थित है। बिल्कुल। अगर हम इस गांव को देखें तो यहाँ खेती होती है, मुख्य रूप से धान की खेती, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। हाँ, खेती के अलावा यहाँ गैर कृषि कार्य भी बड़ी मात्रा में होते हैं, जैसे लोग टोकरी, बर्तन, घड़े और ईंटें बनाते हैं। और गांव में लोहार, धोबी, बुनकर, नाई और साइकिल मैकेनिक भी मौजूद हैं। और तो और बुनियादी सुविधाओं के लिए नर्स और शिक्षक भी हैं वहाँ। वहाँ की जो
खाने पीने की दुकानों का जिक्र है वो बहुत रोचक है। मतलब टिफिन की दुकानें हैं जहां सुबह इडली, डोसा और उपमा मिलता है। हाँ, और शाम के वक्त वहाँ वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक बिकता है। और चाय की दुकानों के पास ही एक लोहार का परिवार रहता है। वहीं पास में साइकिल मरम्मत की दुकान भी है। देखा जाए तो ये पूरा दृश्य किसी एक पारंपरिक कृषि क्षेत्र का नहीं लगता। वही मैं सोच रही थी कि ये तो एक सेल्फ सस्टेनिंग माइक्रो सिटी की तरह लग रहा है, मतलब एक आत्मनिर्भर छोटी अर्थव्यवस्था। आपकी ये माइक्रो सिटी वाली उपमा काफी सटीक है। गैर कृषि कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अधिकांश आबादी तो खेती पर ही निर्भर है ना? बिल्कुल, भले ही काम में विविधता हो, लेकिन इस पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी अंततः खेती ही है। तो चलिए इस कृषि व्यवस्था के सबसे निचले पायदान को देखते हैं। भूमिहीन मजदूरों की स्थिति, जैसे इसमें तुलसी की कहानी है। हाँ, तुलसी जो कोलपट्टू गांव में ही रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन पर काम करती है। और उसके काम की जो स्थिति है वो बहुत ही कमर तोड़ है। मतलब धान की रोपाई, निराई और फिर कटाई। और इतनी मेहनत के बाद भी उसे मजदूरी कितनी मिलती है? केवल 40 रुपए। सिर्फ 40 रुपए? और उसका पति रमन, वो भी मजदूर है। हाँ, रमन खेतों में कीटनाशक छिड़कता है और जब खेतों में काम नहीं होता तो वो बाहर काम तलाशता है। जैसे खदान से पत्थर ढोना या नदी से बालू ढोना। बिल्कुल। और तुलसी के हिस्से में जो घर का काम है वो अलग है। हाँ, वो जंगल से लकड़ी लाती है और 1 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाती है। ये सारा काम तो अर्थव्यवस्था में गिना ही नहीं जाता। सही कहा। और अगर हम उनके काम के मौसमी चक्र यानी सीजनल चार्ट को देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। मतलब जून जुलाई में रोपाई से लेकर नवंबर दिसंबर में कटाई तक ही उन्हें नियमित काम मिलता है। हाँ, और बाकी के जो महीने होते हैं उनमें वो लगभग खाली रहती है, कोई आमदनी नहीं होती। तो मेरा यहाँ एक सवाल है, अगर ये मौसमी बेरोजगारी हर साल आनी ही है तो लोग इसके लिए पहले से बचत क्यों नहीं कर पाते? देखिए, 40 रुपए की जो मजदूरी है वो इतनी कम है कि उससे बचत करना पूरी तरह से असंभव है। मतलब वो बस उस दिन के खाने पीने के लिए ही काफी होती होगी। बिल्कुल, इसे अर्थशास्त्र में एक तरह से निर्वाह मजदूरी कह सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के 40% ग्रामीण परिवार तुलसी की तरह ही भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, जो कम मजदूरी पर भी काम करने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। एकदम सही। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास जमीन है। क्या वो सुरक्षित है? जैसे शेखर का उदाहरण लेते हैं। हाँ, शेखर एक छोटा किसान है। उसके पास लगभग 2 एकड़ जमीन है। और वो अपने खेत का सारा काम अपने परिवार की मदद से ही करता है। और जब फसल यानी धान की कटाई का समय आता है तो वो मजदूर नहीं लगाता। हाँ, वो दूसरे छोटे किसानों के साथ मिलकर काम करता है। मतलब वो उनके खेत में मदद करता है और वो इसके खेत में। लेकिन शेखर की सबसे बड़ी समस्या खेती की लागत है। उसे बीज और खाद के लिए गांव के व्यापारी से उधार लेना पड़ता है। और ये उधार बिना शर्त के नहीं मिलता। शर्त ये होती है कि उसे अपनी फसल उसी व्यापारी को कम दाम पर बेचनी होगी। बिल्कुल, बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर। तो जब उसे 60 बोरी धान मिलता है तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो वो उधार चुकाने में ही चला जाता है। हाँ, और जो बचता है वो उसके परिवार के लिए मुश्किल से 8 महीने ही चल पाता है। बाकी के 4 महीनों के लिए उसे फिर से संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए वो अतिरिक्त कमाई के लिए रामलिंगम की चावल मिल में काम करता है। और उसके पास एक संकर गाय भी है जिसका दूध वो स्थानीय सहकारी समिति में बेचता है ताकि कुछ नकद पैसे आ सकें। अब यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मतलब जमीन का मालिक होने का अर्थ तो एक तरह की आर्थिक सुरक्षा होना चाहिए था। सामान्य तौर पर हम यही सोचते हैं। फिर शेखर, जो एक भूमिहीन तुलसी है, उससे बहुत बेहतर स्थिति में क्यों नहीं है? देखिए, भारत में 80% किसान शेखर जैसे ही छोटे किसान हैं। जमीन होना काफी नहीं है क्योंकि कृषि लागत लगातार बढ़ रही है। मतलब बीज, खाद और कीटनाशक का खर्च। हाँ, और इनके पास बैंकों से सस्ता कर्ज लेने की पहुंच नहीं होती, इसलिए ये साहूकारों या व्यापारियों पर निर्भर हो जाते हैं। और यहीं से वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। और कई बार जब फसल खराब हो जाती है तो यही कर्ज का जाल इतना भारी हो जाता है कि किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो फिर गांव में सत्ता और पैसा किसके पास है? रामलिंगम जैसे बड़े किसानों के पास। हाँ, रामलिंगम ग्रामीण सत्ता के केंद्र का एक सटीक उदाहरण है। रामलिंगम और उसकी पत्नी करुथम्मा के पास 20 एकड़ जमीन है। और सिर्फ जमीन नहीं है,
उनके पास एक चावल की मिल है और बीज और कीटनाशक की दुकान भी है। और सबसे अहम बात, उन्हें सरकारी बैंक से बहुत ही कम ब्याज पर आसानी से कर्ज मिल जाता है। हाँ, वो सिर्फ अपने खेत का धान नहीं खरीदते, बल्कि आसपास के गांवों से भी धान खरीदते हैं। और फिर उस मिल के चावल को शहरों के व्यापारियों को बेच के भारी मुनाफा कमाते हैं। तो मैं से ऐसे देखती हूँ कि रामलिंगम गांव में एक कॉरपोरेट मोनोपोली की तरह काम कर रहा है। मतलब वो जमीन का मालिक भी है, कर्जदाता भी है और बाजार को कंट्रोल भी कर रहा है। ये उपमा एकदम सही है। और हमें ये बड़ा चित्र देखना चाहिए कि केवल 20% किसान ही रामलिंगम की इस अमीर श्रेणी में आते हैं। मतलब संसाधनों और पूंजी का जो ये असमान वितरण है, वही ग्रामीण असमानता की मुख्य जड़ है। बिल्कुल। तो अभी तक तो हमने मैदानी इलाकों की बात की। अब मेरा एक सवाल है कि क्या भूगोल बदलने से ये आर्थिक संघर्ष बदल जाता है? ये सोचने वाली बात है। मतलब अगर हम पहाड़ों पर जाएं या समुद्र के पास जाएं, तो क्या वहां स्थिति अलग है? चलिए नागालैंड चलते हैं। हाँ, नागालैंड के फेक जिले का चीजामी गांव, जहाँ छखेसंग समुदाय के लोग रहते हैं। वहां वो लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, जिसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। पहाड़ों की ढलानों को काटकर समतल बनाया जाता है ताकि पानी रुक सके। हाँ, और यहाँ काम का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ 6 से 8 लोगों का समूह मिलकर काम करता है। जिसे हम सामूहिक श्रम कह सकते हैं, जो पहाड़ों की कठिन भौगोलिक स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। कलपट्टू के पास ही एक गांव है, पुदुपेट। ये समुद्र के किनारे है और यहाँ लोग मछली पकड़ते हैं। हाँ, अरुणा और पारिवेलन का परिवार। उनकी दिनचर्या भी बहुत कठिन है। वो अपनी कैटामरीन यानी विशेष छोटी नावों से रात के 2 बजे समुद्र में जाते हैं और सुबह 7 बजे लौटकर समुद्र तट पर ही मछलियों की नीलामी करते हैं। और उन्होंने वो इंजन वाली नाव लेने के लिए बैंक से कर्ज लिया है। लेकिन यहाँ भी मॉनसून के जो 4 महीने होते हैं, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट लेकर आते हैं। हाँ, क्योंकि वो मछलियों के प्रजनन का समय होता है, तो वो समुद्र में नहीं जा सकते। मतलब 4 महीने काम बिल्कुल बंद। और इन खाली महीनों में गुजारा करने के लिए उन्हें व्यापारी से कर्ज लेना पड़ता है। और कर्ज के साथ वही पुरानी शर्त आ जाती है कि उन्हें अपनी मछलियां उसी व्यापारी को बेचनी पड़ेंगी। बिल्कुल, वो आज़ाद बाजार में नीलाम नहीं कर सकते और ऊपर से सुनामी जैसी आपदाओं ने भी उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। तो अगर हम अपने सवाल पर वापस आएं कि क्या भूगोल बदलने से आर्थिक संघर्ष बदलता है? इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। हाँ, काम का तरीका और भूगोल भले ही बदल जाए, चाहे वो नागालैंड के पहाड़ हों, पुदुपेट का समुद्र हो या कलपट्टू के क्षेत्र, लेकिन जो व्यापारियों से कर्ज लेने का और कम दाम पर अपनी उपज या मछली बेचने का दुष्चक्र है, वो पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों में एकदम एक समान है। बिल्कुल सही। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण आजीविका मुख्य रूप से मौसम, कर्ज और जमीन के स्वामित्व के इर्द गिर्द ही घूमती है। हाँ, ये तीनों कारक ही तय करते हैं कि कौन मुनाफा कमाएगा और कौन कर्ज के जाल में फंसेगा। श्रोताओं के लिए यहाँ एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। हम शहरों में आराम से बैठकर जो चावल या मछली खरीद लेते हैं, हाँ, क्या हमने कभी सोचा है कि उस सप्लाई चेन की शुरुआत में खड़ा वो इंसान अपने खुद के परिवार का पेट भरने के लिए कर्ज के कितने बड़े जाल में फंसा हुआ है? ये वाकई सोचने वाली बात है, जिस पर हर किसी को गौर करना चाहिए। चलिए, अब हमारा चैप्टर नंबर 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कंप्लीट हुआ। चलिए, अब हम आज का लास्ट चैप्टर नंबर 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें भारत की, तो यह एक अत्यंत विशाल देश है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 5000 से भी ज्यादा शहर हैं और 27 बड़े महानगर भी हैं। हाँ, 27 महानगर, जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। और इन सभी महानगरों में, मतलब प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं है। सही कहा आपने। और इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि इस कभी न रुकने वाली जिंदगी के पीछे का अर्थशास्त्र आखिर है क्या। जी। क्या इस शहरी मशीन में सभी को रोजगार के समान अवसर मिलते हैं? और रोजगार के विभिन्न स्वरूपों के बीच मूलभूत संरचनात्मक अंतर क्या हैं? यह एक अत्यंत ही प्रासंगिक विषय है। देखिए, जब हम किसी शहर की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से बड़ी इमारतों पर जाता है। हाँ, गगनचुंबी इमारतों या चमचमाते मॉल्स पर। बिल्कुल, या बड़े कॉर्पोरेट दफ्तरों पर। लेकिन गहराई से देखा जाए तो एक शहर की अर्थव्यवस्था केवल इन बड़ी इमारतों से नहीं चलती।
तो फिर ये कैसे चलती है? ये सड़कों, फुटपाथों, बाजारों, लेबर चौकों और फैक्ट्रियों के एक बेहद जटिल और अक्सर अदृश्य जाल से संचालित होती है। ये आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जी। आज के इस विश्लेषण में हमें रोजगार के इन सभी स्तरों का मूल्यांकन करना है। हमें ये जांचना है कि स्वरोजगार, अनियमित मजदूरी और स्थायी नौकरी केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये अलग-अलग दुनिया है। सही बात है, अलग अलग दुनिया है जो एक ही शहर की भौगोलिक सीमा के भीतर एक साथ मौजूद है। बिल्कुल। तो आइए इस व्यवस्था को समझने के लिए शुरुआत शहर की उन सड़कों से करते हैं जहां से शहर की सुबह का असल जीवन शुरू होता है। जी, सड़कों पर। जब हम शहर की मुख्य सड़क की तरफ मुड़ते हैं तो वहां अहले सुबह से ही एक अलग ही तरह का संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले पीले गुलाब लिए बैठे हैं, कोई अखबार बेच रहा है, तो कोई नाई सड़क के किनारे ही एक छोटी सी कुर्सी और आईना लगाकर अपना काम शुरू कर चुका है। और थोड़ा आगे बढ़ें तो ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे और बालों की पिन जैसी रोजमर्रा की चीजें भी बेची जा रही होती हैं। हाँ, तो अकादमिक दृष्टिकोण से इसे हम क्या कहेंगे? देखिए, ये शहरी अर्थव्यवस्था का सबसे निचला लेकिन सबसे विस्तृत स्तर है। इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्वरोजगार सुनने में तो ये शब्द बहुत सशक्त लगता है। जी, जैसे कोई अपना खुद का व्यवसाय चला रहा हो। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये लोग किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आजीविका के हर एक जोखिम को पूरी तरह से स्वयं वहन कर रहे हैं। मतलब इनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं है। इस स्वरोजगार की कठोर वास्तविकता को समझने के लिए हमारे पास बच्चू मांझी नामक एक रिक्शा वाले का उदाहरण है। हाँ, जो बिहार के एक गांव से आया है। सही। गांव में वो मिस्त्री का काम करता था, लेकिन समस्या ये थी कि वहां उसे लगातार या कहें नियमित रूप से काम नहीं मिलता था। और उस अनिश्चित कमाई से गुजारा नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं होता था। इसलिए मजबूर होकर वो शहर आ गया और यहाँ उसने एक पुराना रिक्शा किराए पर लिया। रोज सुबह वो बस स्टॉप पर पहुंचता है और ग्राहकों को उनकी मंजिल तक छोड़ता है। और उसकी कमाई कितनी होती है? वो प्रतिदिन लगभग 100 से 200 रुपए तक कमाता है। देखिए, यहीं पर आजीविका का वो गणित शुरू होता है जो हमें ग्रामीण से शहरी प्रवासन यानी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को समझाता है। जी। गांव में नियमित रोजगार का अभाव लोगों को शहरों की ओर धकेलता है, लेकिन शहर आकर भी उनकी आजीविका सुरक्षित नहीं होती। बच्चू मांझी 100 से 200 रुपए कमाता है, लेकिन उसमें से 100 से 150 रुपए तो केवल उसके भोजन और किराए पर ही खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किराया किसी सुविधाजनक घर का नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ एक कमरा साझा करता है। और इस मॉडल में उनके पास कोई सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा जाल नहीं होता है। जिस दिन बच्चू मांझी की तबीयत खराब होती है, उस दिन उसकी कमाई शून्य हो जाती है। हाँ, कमाई शून्य हो जाती है, लेकिन उसके खर्चे शून्य नहीं होते। इसके अलावा जो लोग सड़कों पर ठेला लगाते हैं, उनकी स्थिति भी ऐसी है। उनकी दुकानें पूरी तरह से अस्थायी होती हैं। टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या तिरपाल का इस्तेमाल करके अपनी दुकान खड़ी करते हैं। प्लास्टिक शीट भी लगा लेते हैं और कानून की नज़र में वे अक्सर अतिक्रमणकारी माने जाते हैं। पुलिस उन्हें कभी भी अपनी दुकान हटाने का आदेश दे सकती है। और यही असुरक्षा इस स्वरोजगार की सबसे बड़ी त्रासदी है। उनके पास अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नियोक्ता या संस्थागत ढांचा नहीं है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। हम अक्सर इन सड़क पर काम करने वालों को पूरी तरह से असंगठित और बिखरा हुआ देखते हैं। जी। नहीं, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इनका खुद का कोई सिस्टम या व्यवस्था सच में नहीं होती? क्योंकि रोजाना कच्चा माल लाना, तैयार करना और बेचना कोई आसान काम तो नहीं है। ये शहरी अर्थशास्त्र का एक बेहतरीन सवाल है। ऊपर से देखने पर भले ही ये क्षेत्र असंगठित लगे, लेकिन इसके भीतर एक बेहद मजबूत पारिवारिक व्यवस्था काम करती है। पारिवारिक व्यवस्था? जी। जो लोग सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, उनका ज्यादातर काम उनके परिवार वाले ही संभालते हैं। ये एक अकेला व्यक्ति नहीं है जो सड़क पर खड़ा है। मतलब पूरा परिवार एक उत्पादन इकाई की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। परिवार के सदस्य ही चीजों को भोर में बाजार से खरीदते हैं, उन्हें साफ करते हैं, पकाते हैं और बेचने के लिए तैयार करते हैं। ये एक सामूहिक पारिवारिक श्रम है। और इसके प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण का आंकड़ा बहुत कुछ स्पष्ट करता है। हाँ, उस सर्वेक्षण में क्या पाया गया? उसमें पाया गया कि शहर में काम करने वालों की कुल आबादी में से 12% लोग सड़कों पर ही काम कर रहे थे। 12%। ये स्पष्ट करता है कि स्वरोजगार का यह हिस्सा कोई मामूली हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत विशाल कार्यबल है जिस पर शहर टिका हुआ है। बिल्कुल।
अब अगर हम इन अस्थायी दुकानों से थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारी चर्चा शहर के पक्के बाजारों और बड़ी दुकानों की ओर मुड़ती है। ये शहरी आजीविका का दूसरा स्तर है। जी, और इसे समझने के लिए हरप्रीत और वंदना के रेडीमेड कपड़ों के शोरूम का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है हमारे पास। हाँ, जब हम हरप्रीत और वंदना की दुनिया में आते हैं तो हमें आजीविका के एक अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं। हरप्रीत के व्यापार का विकास ही अपने आप में दिलचस्प है। उनके पिता और चाचा पहले एक छोटी सी दुकान चलाते थे और फिर समय के साथ बदलाव आया। बिल्कुल। वंदना, जो कि पेशेवर रूप से एक ड्रेस डिजाइनर हैं, बताती हैं कि आजकल लोग कपड़े लेकर उन्हें दर्जी से सिलवाने की जगह रेडीमेड कपड़े खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। समय की कमी और फैशन के बदलते दौर की वजह से। जी, और इसी मांग को बुनाने के लिए उन्होंने एक छोटी दुकान को एक बड़े शोरूम में बदल दिया। यहाँ हमें दो महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणाओं को समझना होगा। पहला है आपूर्ति श्रृंखला, यानी सप्लाई चेन का विस्तार, जो बच्चू मांझी से बहुत अलग है। बिल्कुल। बच्चू मांझी केवल स्थानीय मंडी से सामान लाता था, लेकिन हरप्रीत और वंदना अपना माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा, नोएडा और गुड़गांव जैसे अलग-अलग केंद्रों से मंगवाते हैं। यहाँ तक कि उनका कुछ माल विदेशों से भी आता है। जी, और व्यापार के इस स्तर पर वे विज्ञापन भी देते हैं, अखबारों में, सिनेमा हॉल में और टीवी पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर पर पहुंचकर रोजगार की प्रकृति ही बदल जाती है। सही कहा। पक्की दुकानों के मालिक अब केवल कामगार नहीं रह जाते, वे मैनेजर या प्रबंधक की भूमिका में आ जाते हैं। मतलब वे अपना व्यापार खुद संभालते हैं, लेकिन दूसरों को सहायक के रूप में नौकरी पर भी रखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उपस्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, इन पक्की दुकानों के पास नगर निगम से व्यापार करने का बाकायदा लाइसेंस होता है। एक तरफ बच्चू मांझी को पुलिस कभी भी हटा सकती है, और दूसरी तरफ हरप्रीत की दुकान को इस लाइसेंस के जरिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। नगर निगम ही तय करता है कि सप्ताह में बाजार किस दिन बंद रहेगा, जैसे मान लीजिए बुधवार को। ये औपचारिक अर्थव्यवस्था यानी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है। यहाँ नियम है, लाइसेंस है और सुरक्षा है। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। इस शोरूम में जो इतने सारे रेडीमेड कपड़े बिक रहे हैं, जो लुधियाना या नोएडा से आ रहे हैं, वे कपड़े कहीं तो बनते होंगे। जी बिल्कुल। कोई तो होगा जो उन कपड़ों को आकार दे रहा है। यहीं से हमारी चर्चा का रुख शहर के सबसे कठोर हिस्से लेबर चौक और कपड़ों की फैक्ट्रियों की ओर मुड़ता है। लेबर चौक। जब हम वहां का दृश्य देखते हैं तो दिहाड़ी मजदूरों की एक बड़ी और बेचैन भीड़ नजर आती है। हाँ, कुछ मजदूर मिस्त्री का काम करते हैं, कुछ सड़क पर खुदाई करते हैं, तो कुछ भारी सामान उतारने का काम करते हैं। ये लोग रोजाना सुबह उठकर काम की तलाश में वहां अपने औजारों के साथ बैठते हैं। उनके पास इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आज उन्हें काम मिलेगा या नहीं। और अनिश्चितता के बीच उनके रहने की भी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती। ये मजदूर अक्सर फुटपाथों पर सोते हैं या फिर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरा यानी नाइट शेल्टर्स में रहते हैं। हाँ, जहाँ उन्हें 6 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक बिस्तर मिलता है। ये एक संस्थागत प्रयास है ताकि खुले आसमान के नीचे सोने वालों को कुछ छत मिल सके। लेकिन असुरक्षा का आलम यह है कि इनके पास अपना पैसा या सामान सुरक्षित रखने की कोई जगह नहीं होती। तो वे क्या करते हैं? वे वहाँ के चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को ही एक अनौपचारिक बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अपना पैसा जमा करते हैं और औजार भी वहीं छोड़ देते हैं। या इर्रेगुलर लेबर की अवधारणा समझ में आती है। इससे हम निर्मला की केस स्टडी से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। निर्मला एक गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में दर्जी का काम करती है। और ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है। ये अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए कपड़े सिलती है। लेकिन निर्मला की स्थिति देखिए। उसके काम के घंटे सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलते हैं। 13 घंटे की कमर तोड़ मेहनत, और इसके बदले उसे मात्र 280 रुपए प्रतिदिन का वेतन मिलता है। और अगर वो देर तक काम करती है तो उसे 100 रुपए अतिरिक्त यानी ओवर टाइम के रूप में मिलते हैं। ये रोजगार दूर से भली नियमित नौकरी लगे, लेकिन तकनीकी रूप से ये अनियमित रोजगार है। देखो, निर्मला की नौकरी स्थायी नहीं है। उसे केवल तभी काम मिलता है जब फैक्ट्री के मालिक को विदेशी खरीदारों से ऑर्डर मिलते हैं, जो मुख्य रूप से दिसंबर से अप्रैल तक ही चलता है। हाँ, और जब ऑर्डर पूरे हो जाते हैं तो निर्मला जैसे मजदूरों को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाता है। इस कार्यप्रणाली को देखकर एक एनालॉजी याद आती है। ये व्यवस्था एक पानी के नल यानी टैप की तरह है। पानी का नल? जी, जब कंपनी को जरूरत होती है तो मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है और काम खत्म होते ही उन्हें बाहर कर दिया जाता है। इसमें मजदूर की कोई सुरक्षा नहीं है। ये नल की एनालॉजी बहुत सटीक है।
यह दिखाता है कि मजदूर को एक संसाधन के रूप में देखा जाता है जिसे जरूरत पड़ने पर चालू या बंद किया जा सकता है। और अगर कोई मजदूर तनख्वाह या परिस्थितियों की शिकायत करता है तो उसे तुरंत निकाल दिया जाता है। जी, अब इस अनिश्चितता के विपरीत हम शहर की ऊंची इमारतों वाले दफ्तरों का रुख करते हैं। यह एक शहर की अर्थव्यवस्था का सबसे ऊपरी सिरा है। यहाँ हम सुधा का उदाहरण देखते हैं। सुधा एक बिस्कुट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और वो 50 सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है। सुधा का वेतन 30,000 रुपए प्रति माह है। सुधा की इस नौकरी को हम स्थायी और नियमित नौकरी यानी रेगुलर एंड परमानेंट जॉब कहते हैं। बिल्कुल। और जब हम सुधा को मिलने वाले लाभों को देखते हैं तो हमें आजीविका की सुरक्षा का असली अर्थ समझ आता है। ये वे लाभ हैं जो बच्चू मांझी या निर्मला जैसे मजदूरों को नहीं मिलते। जी, सुधा को मिलने वाले लाभों में पहला है भविष्य निधि, जिसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। इसमें सुधा की तनख्वाह का एक हिस्सा जमा होता है और सरकार इस पर ब्याज भी देती है। मतलब राज्य और नियोक्ता दोनों उसके बुढ़ापे में निवेश कर रहे हैं, जबकि बच्चू मांझी के लिए भविष्य की सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरा बड़ा लाभ है छुट्टियां, जहां निर्मला या बच्चू मांझी को छुट्टी लेने पर कमाई गंवानी पड़ती है। वहीं सुधा को रविवार, राष्ट्रीय त्योहारों और वार्षिक छुट्टियों पर भी सवेतन छुट्टी मिलती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ है चिकित्सा सुविधाएं। हाँ, कंपनी सुधा और उसके परिवार के इलाज का खर्च उठाती है। अगर वो बीमार पड़ती है तो उसे पेड सिक लीव मिलती है। जरा सोचिए, अगर बच्चू मांझी बीमार पड़े तो न केवल इलाज में पैसा खर्च होता है बल्कि उस दिन की आय भी पूरी तरह बंद हो जाती है। यह एक दोहरा आर्थिक आघात है जिससे सुधा पूरी तरह सुरक्षित है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शहर की पूरी अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। सुधा की कंपनी के बिस्कुट सड़कों पर उन्हीं ठेले वालों द्वारा बेचे जाते हैं जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। और हरप्रीत के शोरूम के महंगे कपड़े निर्मला जैसी अनियमित मजदूर सिलती हैं। शहरी जीवन केवल बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि इन सभी लोगों के सामूहिक योगदान से ही चलता है। ये सभी एक विशाल आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। लेकिन इस तंत्र में आजीविका की सुरक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ सुधा का सुरक्षित जीवन है और दूसरी तरफ बच्चू मांझी और निर्मला का भयानक संघर्ष। जी, यह स्थिति एक गंभीर सवाल छोड़ जाती है कि क्या शहर सच में सभी को समान मौके दे रहा है या ये औपचारिक अर्थव्यवस्था इस असुरक्षित श्रम के बिना टिक ही नहीं सकती। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। चलिए, अब हमारा चैप्टर नंबर 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, आज हमने NCERT पॉलिटी को कंप्लीट किया। अब आपका काम है इस वीडियो पर एक लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करने का, और हाइप भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास 7th के साथ। थैंक यू।